Welcome to the second day. Yes or no? Yes. Of journal entries. Day 2. हाँ या ना? हाँ. पिछला दिन का एक छोटा सा 1 मिनट का रिवाइज हो जाए साथ में, सब साथ में बोलना. ऑनलाइन में अगर कोई भी बच्चा इस क्लास को देख रहे हो, बिना जर्नल एंट्रीज का डे 1 किए आप बिल्कुल भी इस क्लास में नहीं आएंगे. ऑल द फंडामेंटल्स हैज ऑलरेडी बीन बिल्ड. ठीक है, ओके. सो उस क्लास को छोड़ के अगर आप इस क्लास में आएंगे बेटा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. ठीक है, प्लीज गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड आप जर्नल डे 1 देख के फिर इस क्लास में आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ओके. Books of original entry is subdivided into two portions. First one is subsidiary books and the second one is journal proper. Subsidiary books is a special purpose journal and journal proper is general journal. Journal is basically subdivided into two portions. जब तुम्हारा बिजनेस छोटा होता है, ठीक है, ओके, जब तुम्हारा बिजनेस छोटा होता है तब शायद जर्नल प्रॉपर माने जर्नल का एक खाता खोल लेते हो तुम और सारा का सारा एंट्रीज को आप पोस्ट कर पाते हैं. हाँ या ना? हाँ. बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता चलता है, इट्स बेटर टू ओपन सम स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स. ठीक है, ओके. सब्सिडियरी बुक्स क्या क्या है हमारे पास में? कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. यस और नो? यस, ये सब पता है हमको. कैश बुक is there to record all the cash transactions. Purchase day book is there to record all the credit purchase. Purchase return book is there too. All the credit purchase returns. Yes or no? Return of the credit purchases. Very good. Sales day book is there to record all the credit sales. Sales return book is there to record all the return of the credit sales. Bills receivable book is for bills receivable and bills payable book is for the bills payable things. Yes or no? Yes. ठीक है, ओके. जब बिजनेस तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाता है तब तुम जर्नल को ही दो हिस्सा बना देते हो. बेसिकली जर्नल का ही है ना दो हिस्सा. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री माने बेसिकली क्या है? जर्नल का ही दो डिवीजन होता है. एक होता है स्पेशल पर्पस जर्नल और एक होता है जनरल जर्नल इज कॉल्ड एज क्या बोलो? जर्नल प्रॉपर. और इस चैप्टर में हम लोग किसके ऊपर मास्टरी हासिल करने आए हैं? जर्नल प्रॉपर. छोटा बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रॉपर खोल के काम हो जाता है. सब्सिडियरी बुक्स को ओपन करना मैंडेटरी है क्या? नहीं. और सब्सिडियरी बुक्स अगर कोई ओपन भी करता है, सारा का सारा सब्सिडियरी बुक्स को ओपन करना मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल नहीं. ये सब पता है ना हमको? हाँ या ना? हाँ. ठीक है, सारा का सारा सब्सिडियरी बुक्स को भी ओपन करना मैंडेटरी नहीं है. इवन सब्सिडियरी बुक्स को भी ओपन करना मैंडेटरी नहीं है. क्या कोई एक बिजनेस जर्नल प्रॉपर खोल के सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा रिकॉर्डिंग कर सकता है? बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत नहीं. क्या कोई बिजनेस सारा का सारा सब्सिडियरी बुक्स खोल के रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल. और अगर जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाता वो कहां पे जाएगा? जर्नल प्रॉपर. सही बात है. क्या कोई बिजनेस कुछ एक सब्सिडियरी बुक्स खोल के बाकी सब कुछ जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं. हमको कोई भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जर्नल इज सबडिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. अब जैसे आपका मर्जी वैसे आप अपने बिजनेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं. हाँ या ना? उसके बाद हम लोग जर्नल का फॉर्मेट देखे थे. उसके बाद देखे थे कि रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में बेसिकली जर्नल में हमको क्या करना पड़ता है? कोई एक अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में कोई एक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है. इसको ढूंढने के लिए कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करे और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करे, अकाउंट्स हमको दो अप्रोच देके रखा है. एक है हिस्टोरिकल अप्रोच, एक है हिस्टोरिकल अप्रोच इज बेसिकली यूके अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच इज वेरी गुड. ठीक है, ओके. हिस्टोरिकल अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ या ना? हाँ. और मैंने बोला था इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? इन द टॉपिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इसके ऊपर एक सेपरेट हम लोग एक क्लास को डेडिकेट करेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के ऊपर. ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच में हम देखें अकाउंट दो हिस्सा में टूट जाता है. एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल. अब ये पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे अच्छा से. उसके बाद पर्सनल अकाउंट का भी हम लोग फर्दर सब डिविजन देखें. पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू सब पोर्शंस, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. हाँ या ना? हाँ. रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में इन डेप्थ पढ़ाऊंगा कि नेचुरल पर्सनल क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है. मैं सब सिखाऊंगा तुम लोगों को. इन पर्सनल अकाउंट इज सबडिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, रियल अकाउंट एंड the rule of debit credit says in case of personal account debit is the receiver and credit is the giver. ठीक है, ओके. in case of real account the rule is whatever comes in debit whatever goes out. in the case of nominal account the rule of debit credit is all the expense and losses are debit, all the income and gains are awesome. ठीक है, बट क्या हम जर्नल में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये देखने के लिए हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे. हम लोग कौन सा अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं? मॉडर्न अप्रोच. अकाउंटिंग का दुनिया को 5 टर्म्स के अंदर तोड़ दिया है. एसेट एक्सपेंस, कैपिटल लायबिलिटी, इनकम. एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है तो कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है तो एसेट मतलब एनीथिंग व्हिच विल गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, या फिर इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बुला सकते हैं. पेड और नॉट पेड बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. इसको हम क्या बुलाते हैं? एसेट के एक्सपेंस एंड बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज सरपास्ड द लिमिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर एसेट. फिर से एक बार बोल देता हूं. एसेट माने वेदर पेड और नॉट पेड, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट करंट फाइनेंशियल का बाउंड्रीज को सरपास कर जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एसेट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर. और वेदर पेड और नॉट पेड बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर माने एग्जॉस्टेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंसेस का एग्जांपल रेंट, सैलरी,
इलेक्ट्रिसिटी, एसेट का एग्जांपल बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब नो, यस, स्टॉक, हाँ या ना, हाँ। गुड्स खरीदने से वो क्या होता है, एक्सपेंस, और गुड्स रह जाने से वो क्या बन जाता है, एसेट। याद है ना हमको, हाँ या ना, वेरी गुड। कैपिटल मतलब एनीथिंग व्हाटएवर द ओनर हैज गिवन टू द बिजनेस, ठीक है, एनी कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर टू द बिजनेस, ठीक है, माने कैपिटल इज बेसिकली ओनर्स फंड इन द बिजनेस, लायबिलिटी इज आउटसाइडर fund in the business, income is anything what the business is earning, income is also subdivided into two portion, receipt, income माने receive, subdivided into two portion, capital receipt and revenue receipt, revenue receipt माने बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से द कोर, हाँ द कोर एक्टिविटी से बिजनेस जो भी कमाता है। रिसीप्ट इज बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, एक है कैपिटल रिसीप्ट, एक है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है मेरा जो बिजनेस है, जो धंधा है, एक्चुअल धंधा करके मैं जो कमाता हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा के जो मैं अकाउंट टैक्स में कमाता हूं, ये मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट है। और इस पढ़ाने को छोड़ के मैं कैसे भी कमाऊं, वो मेरा क्या है, बोलो, कैपिटल रिसीप्ट। समझ में आया क्या, ये सब नो, यस, ठीक है, ओके, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ। इसका भी फर्दर है कि पढ़ा के अगर कोई इनकम आया और इस इनकम को मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मेरा इंटरेस्ट आया, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, बिकॉज माई रेवेन्यू रिसीप्ट इज मल्टीप्लाइंग, समझे। कैपिटल रिसीप्ट माने वो बिजनेस का कोर एक्टिविटी के साथ रिलेट करता ही नहीं है, समझ में, पूरा ही डिफरेंट है एकदम। मैंने एसेट उठा के बेच दिया, या फिर मेरा एक जगह खाली पड़ा था, मैंने रेंट पे चफा दिया, क्या मेरा ये बिजनेस है कि मैं रेंट पे देता हूं, नहीं, मैंने वर्चुअल उनको रेंट पे लगा दिया। क्या मेरा ये बिजनेस है कि मैं यहाँ पे रेंट देता हूं, नहीं, तो वो रेंट से जो इनकम आएगा वो मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट एक तो कोर एक्टिविटी से जो कमाया, और कोर एक्टिविटी का एंसिलरी अगर कोई एक्टिविटी होता है, फीस से कमाया, फीस का इनकम को सेविंग्स में डाल दिया या फिर एफडी में डाल दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या है, बोला, रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि मैंने फीस कमाया है, हाँ या ना, हाँ। तो मॉडर्न अप्रोच बहुत ईजी है ना, तुमको बस आइडेंटिफाई करना है कि एसेट हो, एक्सपेंस हो, कैपिटल हो, इनकम हो, क्या लायबिलिटी हो। अगर एसेट एक्सपेंस हो तो बढ़ोगे तो डेबिट, गिरोगे तो, अगर कैपिटल लायबिलिटी इनकम हो, बढ़ोगे तो, गिरोगे तो, बस काम खत्म, पैसा हजम। इसके ऊपर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 किए थे, हाँ। अच्छा, एक और चीज बोल दिया था ना कि कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझने में थोड़ा दिक्कत होता है जर्नल में, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है डे बाय डे। कैश ट्रांजैक्शन तब पकड़ेंगे जब चला के कैश बोल देगा, व्हेन कैश विल बी मेंशन्ड, और उसको छोड़ के कोई भी चीज होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम बोलेगा तो नाम से एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स का, और अगर नाम नहीं बोलेगा तो संडे क्रेडिटर्स लिख के एंट्री करेंगे। और डेटर्स का भी सेम, अगर नाम बोल देगा तो नाम से एंट्री होगा, नहीं बोलेगा तो संडे डेटर्स, बात खत्म। चलो आज और मास्टरी हासिल करते हैं इसके ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट्स मूव। रेडी, तुम लोग खींच दिए जर्नल का, ये मेरे पास एक अस्त्र है, अब तुम लोग इतना मेहनत से खींचे हो तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा मेहनत। ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट। इंसान कॉपी पेस्ट देखता है, इसके पीछे का मेहनत कोई नहीं देखेगा, ठीक है, कि भैया यहां तक आए तो कैसे आए। इलस्ट्रेशन 2, हाँ, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देख लेंगे, बाकी सब ठीक है, यस और नो, यस, ठीक है। वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ डीके गोयल, हाँ या ना, हाँ। इन द बुक्स ऑफ किसका बोला, रुद्रा एंटरप्राइज, बिठा दो, रुद्र एंटरप्राइज, ठीक है, ओके। तो जर्नल का फॉर्मेट में एक हो गया डेट कॉलम, एक है पर्टिकुलर्स, एक है लेजर फोलियो, एक है डेबिट अमाउंट, एक है क्रेडिट अमाउंट, वेरी गुड। चलो स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या देखना चाहिए, बोलो, डेट, यस और नो, यस, और कौन सा मंथ का बात चल रहा है, ठीक है, ओके। देखो एक ही मंथ का डेटा दिया हुआ है आपको, तो 2025, और किस महीना का बात चल रहा है, बोलो, जनवरी महीना का बात चल रहा है, तारीख कौन सा है, 7 तारीख, बस यहां से अपना कार्यक्रम शुरू होता है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं, जर्नल नहीं सुनना मुझे, मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट है, बात खत्म, यस और नो, यस, लेट्स गो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रुक जाओ रुक जाओ, शांति। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सबसे पहले बोलो सेल्स मेरा एक्सपेंस है कि इनकम है। सबसे पहला बात, मैंने सेल किया, माने एक अकाउंट मेरा खड़ा है यहाँ पे सेल्स, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा उसको करने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट है, हाँ या ना, हाँ। तो सबसे पहले मेरे को एक इनकम अकाउंट दिख गया, कौन सा, सेल, और दूसरा फॉर कैश, माने कैश आया, कैश कौन सा अकाउंट है, तो मेरे पास इस पर्टिकुलर जर्नल में 2 अकाउंट का एंगेजमेंट है, एक है इनकम अकाउंट, एक है एसेट अकाउंट। अच्छा, अब देखना पड़ेगा कि इनकम और एसेट का रूल क्या है। मॉडल अप्रोच क्या बोलता है, इनकम इंक्रीज करता है तो डेबिट क्रेडिट, बस काम खत्म, तो सेल्स क्रेडिट होगा
सेल्स ऑफ टू सेल्स अकाउंट एंड एसेट क्या होता है इंक्रीज करने से डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बस तुमको अगर समझ में आने भी लगे कि कैसे जर्नल करना है, फिर भी जब तक मैं ना बोलूं तब तक ऐसे ही सोच के करना है जैसा मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही हर एक जर्नल खुद को समझाना है फिर करना है। मेरा इस बात को कभी भी काटना मत। मैंने जो बोला आने वाला 1-1.5 महीना आप लोग ऐसे ही जर्नल एंट्रीज को प्रैक्टिस करेंगे और इस 1-1.5 महीना के बाद तुमको बस जर्नल देखने से समझ आ जाएगा कि क्या है। आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक करेगा। 21 दिन अपने ब्रेन को फीड करो कि जर्नल एंट्रीज को डायरेक्टली पास नहीं करना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि 5 टर्म में तुम कौन सा टर्म है, तुम एसेट है, तुम एक्सपेंस है, तुम इनकम है कि तुम कैपिटल है कि तुम लायबिलिटी है। एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज, कैपिटल इनकम लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, बात खत्म। यहाँ पे एक है इनकम अकाउंट जिसका नाम है सेल्स, सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, और एसेट है जिसका नाम है कैश, कैश इंक्रीज कर रहा है तो चलो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बात खत्म। नरेशन लिखते हैं, नरेशन में बीइंग मैंडेटरी है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, काम खत्म। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, 22,000। নট ম্যান্ডেটরি বাট ইফ পসিবল প্রত্যেকটা জার্নালের পর হয়ে যাওয়ার পরে एग्जाम है, एग्जाम में हर एक जर्नल के बाद, मतलब जब पूरा पूरा एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद, समझ में आया? ये सब करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम खत्म होने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये सब करना है। समझ में आया? ठीक है, चलो। सोल्ड गुड्स टू राहुल, कैश बोल दिया है क्या? नहीं, तो अगर कैश मेंशन नहीं करता तो ये गुड्स कैश में बेचा गया कि क्रेडिट में? दिस इज अ क्रेडिट सेल। हाँ हाँ, नेम भी मेंशन है, वेरी गुड। उसके बाद बाद में करते हैं, कैश मेंशन है कि नहीं है, बोलो। नहीं है। कैश मेंशन कि नॉट मेंशन? नॉट मेंशन। तो पहले बोलो ये सेल्स कैश में है कि क्रेडिट? वेरी गुड, वेरी गुड। बट सेल्स तो है ना, तो इनकम तो तुमको बुक करना पड़ेगा, हाँ या ना? वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, कहीं पे भी नहीं बोला मिलने से इनकम है। जो मिलने वाला है वो भी क्या है? इनकम, क्योंकि अकाउंट्स कैश बेसिस में चलता है कि एक्चुअल बेसिस? एक्चुअल बेसिस, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल बेसिस क्या बोलता है? जो मिला है वो भी इनकम है, जो मिलने वाला है वो भी इनकम है। एक बहुत अच्छा चीज मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, सेल्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब बुक करते हैं जब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं, बोलो? वेरी गुड, ठीक है, इस चीज को लिखो, ठीक है, लिखो। वी बुक सेल्स, माने ब्रैकेट में लिखो इनकम, इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी बुक सेल्स, ब्रैकेट में इनकम, इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग, शॉर्ट में लिखो, ठीक है, ट्रांसफरिंग, एट द मोमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, ओनरशिप के ब्रैकेट में लिखो रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड in case of goods and rendering services in case of services, yes or no? फुल स्टॉप। अब समझाता हूं, ठीक है। बोल रहा है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब अपने इनकम को लिख देंगे कि आपका इनकम हो गया, ठीक है। क्या ये तब लिखेंगे जब पैसा मिला है? नहीं। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, जिस वक्त मैंने गुड्स का ओनरशिप तुमको ट्रांसफर कर दिया उसी वक्त मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगा कि मेरा सेल हो चुका, वेदर रिसीव्ड और नॉट। अगर रिसीव हो चुके हो तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, अगर रिसीव होने वाले हो तो तुम मेरा डेटर्स, बात खत्म। एसेट, सही बात है, नहीं समझा पाया? समझ गए? और अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जिस मोमेंट मैंने अपना सर्विस को प्रोवाइड कर दिया, रेंडर कर दिया,
उसी वक्त मैं लिख लूंगा कि मेरा भाई इनकम हो चुका है, वेदर रिसीव्ड, और यहां से एरो मार के लिख दो वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अगर रिसीव हो गया तो फिर कैश या फिर बैंक, ठीक है, इसको इंक्रीज कर देंगे, और अगर नॉट रिसीव्ड है तो डेटर्स। वेरी गुड, सन्ड्री डेटर्स को बढ़ा देंगे। एट एनी केस सिनेरियो दोनों ही मेरा क्या है बोलो, एसेट। देखिए ऐसे मैं अकाउंट सिखाता हूं तुम लोग को, ये 360 व्यूज ऑफ अकाउंट्स है ना। फिर तो वी बुक सेल्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सेल या तो गुड्स का होता है या फिर गुड्स का सेल को तब बुक करेंगे जब तुमको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, माने ओनरशिप माने रिस्क एंड रिवॉर्ड। भैया ओनरशिप माने रिस्क एंड रिवॉर्ड, माने उस गुड्स से रिलेटेड रिस्क भी तुम्हारा, रिवॉर्ड भी तुम्हारा, वो माल तुम्हारे पास जा चुका है। ग्रेट ईस्टर्न जिस वक्त इस एसी को सेल कर दिया वो अपना सेल बुक कर लेगा, क्योंकि इस एसी से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास ट्रांसफर हो चुका है, मेरे पास। रहेगा तो भी मेरा, नहीं रहेगा तो भी मेरा। यस और नो? यस। ओनरशिप ट्रांसफर माने ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द गुड्स। लैंग्वेज, रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द गुड्स, क्लियर। और सर्विस के केस में जिस वक्त सर्विस मैंने रेंडर कर दिया, मैंने पढ़ा दिया, बात खत्म, इनकम बुक करूंगा। तो पैसा मिला कि नहीं मिला इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओनरशिप ट्रांसफर या फिर सर्विस रेंडर, ओनरशिप ट्रांसफर या फिर सर्विस रेंडर। मिला तो कैश बैंक, नहीं मिला तो सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स तो गुड्स तुमने बेच दिया, जिस वक्त बेच दिया तुमको सेल बुक करना पड़ेगा। इनकम जैसे इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। कैश आया, नहीं आया, उसके बदले में एक एसेट आया जिसका नाम है राहुल। राहुल तुम्हारा क्या है बोलो, सन्ड्री डेटर्स। अगर राहुल का नाम नहीं देता तो सन्ड्री डेटर्स नाम से पोस्टिंग करते, और क्योंकि राहुल का नाम दे दिया है तो राहुल का नाम से बुक करेंगे। और एसेट जब जब तुम्हारे बुक्स में इंक्रीज करता है तब तक डेबिट। तो राहुल क्या है तुम्हारा, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, एसेट। एसेट इंक्रीज करता है तो ऐसे ही बोलना हर इलस्ट्रेशन में। क्या मेरे को नहीं पता क्या होगा आंसर? चलो 9 तारीख सेल्स तो बुक करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, सेल्स तो बुक करना ही पड़ेगा। तो सेल्स डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम लोग सीधा लिखना, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में पैसा आया कि डेटर्स? डेटर्स का नाम राहुल क्या है, एसेट की लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा था। अरे वाह, राहुल अकाउंट। घर पे भी जब वीडियो को देखोगे, ठीक है, ओके, तब ऐसे बोलते रहना, ठीक है, ओके। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नरेशन गुड्स, गुड सोल्ड टू राहुल, और कुछ नहीं लिखने जरूरत ही नहीं है कुछ। गुड सोल्ड टू राहुल लिख दिया, बात खत्म, वो क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है, ओके। शॉर्ट एंड क्रिस्प, नरेशन को बड़ा नहीं करना है। 75,000 एंड 70, बारह तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल। कैसे पता चला पिछला वाला क्रेडिट में है, देखे, क्योंकि अगला 12 तारीख को वो क्या दे रहा है बोलो तुमको, कैश। अगर वो क्रेडिट में नहीं होता तो क्या कैश देता 12 तारीख को आके? नहीं। तो क्रॉस चेक हो गया। तो रिसीव कैश फ्रॉम राहुल, तुम्हारी जिंदगी में क्या आया, कैश। कैश क्या होता है? वेरी गुड, यही तो चाहिए बस मुझे, मुझे जर्नल नहीं चाहिए, मुझे टर्म्स चाहिए। कैश क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम राहुल। राहुल मेरा क्या था, एसेट ही था। और आज अगर वो चुका दे रहा है मुझे, तो वो एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? उसका लायबिलिटी खत्म, और मेरे बुक से भी राहुल खत्म। ये सन नो बोलो, यस। तो एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा बोला, क्रेडिट। ये सन नो, यस। अब रुक जाओ, यहाँ पे एक बार अमाउंट देखो तो, राहुल से कितना कैश आया है, 60,000। एक चीज दिखाऊं, नहीं रुको ना, एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, ओके। मेरे को एक बात बोलो, बस देखना है, लिखना नहीं है, ठीक है, ओके, देखना है बस। राहुल जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया था तो मेरा क्या था, सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स मेरा क्या होता है, एसेट। एसेट कितना रुपया का आया था, 75,000 रुपीज उसको मुझे चुकाना था, ये सुनो। तो मैंने एसेट को डेबिट किया कितना से, 75,000, ठीक। अब आज उसने मुझे पैसा चुकाया है, चुकाया है कि नहीं चुकाया है? अरे बोलो ना, चुकाया है। अरे चुकाया है 60,000 रुपीज, क्या बात कर दी है। हाँ, तो आज राहुल ने मेरे को पैसा चुकाया है, तो उसने मुझे कितना पैसा चुकाया, 75 के 60। तो आज अगर मैं उसको एसेट से डिक्रीज करूंगा, क्योंकि वो पैसा चुका रहा है, तो एसेट घटेगा, राहुल नाम का एसेट तो घटेगा, और ऑपोजिट पे कैश नाम का एसेट बढ़ेगा। सेटिस्फाइंग द डबल एंट्री। और भी मजा आएगा तुम लोग को, ये देखो, ये चीज तुम लोग को पता है। बैलेंस शीट याद है, अरे बोलना, बैलेंस शीट याद है? बैलेंस शीट का राइट साइड क्या होता है, एसेट, और लेफ्ट साइड कैपिटल प्लस, सही बात है। आज तक मेरे यहाँ पे एक एसेट दिख रहा था जिसका नाम क्या है बोलो, राहुल।
राहुल क्या था मेरा सन्ड्री डेटर्स, कितना 75, आज उसने पैसा चुकाया है। तो नेक्स्ट बैलेंस शीट देखो कैसे तैयार होता है। यहाँ पे चुपचाप देखते रहो, बस कुछ नहीं लिखना है। राहुल आज मेरे को पैसा चुका दिया, हाँ या ना? अरे बोल ना, कितना पैसा चुकाया? तो कैश बढ़ गया मेरे पास में कितना? अरे बोलो, कैश बढ़ गया कितना बोलो? 60, या तो कैश या फिर बैंक। यहाँ पे कैश बोल दिया तो कैश, 60 कैश बढ़ गया। और राहुल क्योंकि 60 कैश चुका दिया, राहुल का 75 का बैलेंस 75 बचेगा कि 15,000? ये सब नो बोलो यस। आया समझ? अभी भी 75,000 दिख रहा है, ये सब नो यस। सेटिस्फाइड द डबल एंट्री, ये सब नो यस। एक एसेट बढ़ा एक एसेट गिरा, अल्टीमेट इंपैक्ट 75 का ही आया। 60 मिल चुका, 15 मिलने वाला है। तो अभी भी 15,000 राहुल के केस में पड़ा हुआ रहेगा। बट यहीं पे हालात जज्बात सब बदल जाता अगर तुमको बोलता राहुल पेट इन फुल सेटलमेंट। क्या बोलो? इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है पता है? उसको देना था 75, बस उसने 60 ही दिया और आगे कुछ नहीं देगा। पर क्या यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोला है? नहीं। तो ये पार्शियल सेटलमेंट है, माने पार्ट सेटलमेंट। जब डेटर से पैसा मिलता है तब वो दो हिस्सा में टूटा रहता है, या तो फुल सेटलमेंट या फिर पार्शियल सेटलमेंट या फिर पार्ट सेटलमेंट। और जब मैं पैसा चुकाता हूं मैं भी सेम कर सकता हूं, या तो फुल सेटलमेंट या फिर पार्ट सेटलमेंट। अब फुल सेटलमेंट पे या तो पूरा पैसा चुका देते हैं या फिर कुछ पैसा कम चुकाते हैं। भैया जो कम चुकाया उसका क्या होगा? सीखेंगे धीरे। अभी बस एक क्वेश्चन को तुम्हारे दिमाग में डाल दिया क्या है कि सेटलमेंट फुल भी हो सकता है, पार्ट भी हो सकता है। पर क्या यहाँ पे फुल पार्ट कुछ बोला है तुमको? नहीं। तो भूल जाओ मैंने कुछ बोला है। ठीक है हो गए? तो बोले का है, अरे बाद में तो आएगा ना। तो असुर का दर्शन करवा दिए अभी से, असुर आने वाला है, हाँ या ना? हाँ ठीक है। तो भाई यहाँ पे बस मेरे को 60,000 मिला, तो कॉम्प्लिकेट मत कर। 60,000 का कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, और राहुल नाम के एसेट को 60,000 से गिरा देंगे। तो टू राहुल अकाउंट, एसेट गिरेगा तो क्रेडिट, तो टू राहुल अकाउंट। चलो लेट्स गो। 60, हाँ 60,000। ओ डेट, अच्छा डेट होना 12, 12, हाँ डेट 12 है। कैश अकाउंट टू राहुल अकाउंट। ठीक है, कितना है? 60,000 एंड 60,000। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 60,000 एंड 60,000, उतना ही मिला। और राहुल नाम के एसेट को मैंने उतना से गिरा दिया। क्या लिखेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, खत्म। सिर्फ कैश रिसीव भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन शुड बी क्रिस्प एंड शॉर्ट। यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है चलो। बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू डैनियल फॉर कैश। जिस वक्त कैश मेंशन कर देता है, नाम वाम का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया ना एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट। और गुड सेल किए तो सेल्स, सेल्स क्या है? इनकम, इनकम बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 28,000, और तारीख है 18, 18। चलो स्पीड बढ़ाओ, अच्छा से लिखना हाँ कॉपी में, भुक्ति भरे कॉपी टाके बनाबी, दिल से बनाओ कॉपी को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब अगला एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू डैनियल। कैश बोला है क्या? नहीं। ये क्या है? क्रेडिट। ठीक है ओके वेरी गुड। तो डैनियल मेरा क्या हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? एसेट के लायबिलिटी, एसेट, क्योंकि उससे मेरा पैसा आने वाला है। तो जिससे आने वाला है उसके ऊपर मेरा हक होता है, राइट। और जिसको चुकाने वाले हैं उसके ऊपर उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है। ये नो यस। तो लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन एंड एसेट इज, ठीक है ओके। तो सोल्ड गुड्स टू डैनियल, एसेट, एसेट बढ़ गया, और उसके साथ में माल बेचे तो इनकम भी बढ़ गया। यस और नो? यस ठीक है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, और एसेट आया तो डेबिट। डैनियल ना, डैनियल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 19 तारीख को 70,000। गुड्स सोल्ड टू डैनियल,
सही है, बड़े वेरी गुड। अब बोल रहा है विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ओके, रुक जाओ। आज एक टर्म से तुम लोगों को मैं वाकिफ कराता हूं जिसका नाम है ड्राइंग्स। क्या बोलो, लिखो आओ, ड्राइंग्स। क्या तुम लोग पहली बार सुन रहे हो कि पहले ही बोल चुका मैं? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट में मैं इसको भी बोल चुका, हाँ या ना? हाँ, ड्राइंग्स फिर से बोल रहा हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन में उन लोग को सुविधा रहेगा। ठीक है, ओके, चलो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स माने बाय द ओनर, बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पस। लिखो ओनर्स withdrawal from the business for personal purpose। ओनर बिजनेस पे कुछ भी विथड्रॉ करता है बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, वो क्या है बोलो? ड्राइंग्स। भैया पर्सनल पर्पस मेंशन करना जरूरी था? बहुत ज्यादा। समझो, बहुत टाइम पे ओनर बिजनेस से ऐसा भी विथड्रॉ कर सकता है जो पर्सनल पर्पस नहीं है, बिजनेस पर्पस है? हाँ, बैंक में जाके ओनर कैश को विथड्रॉ कर सकता है। उसका दो पर्पस हो सकता है, या तो खुद का पर्पस या फिर बिजनेस का पर्पस। अगर खुद का पर्पस से विथड्रॉ किया तो बैंक से क्या हो जाएगा बोलो? ड्राइंग्स। और अगर बिजनेस पर्पस विथड्रॉ किया तो वो किसका है बोलो? वो बिजनेस का पैसा है। ये सुनो, यस, बैंक से विथड्रॉ किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक सीखोगे तुम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री सीखोगे। अभी सीखना है? देखो, देख ले भाई, ये पकड़ लो, बैंक है, क्या है? ठीक है, ओके। ये बैंक में मेरा ही बिजनेस का एक अकाउंट खोला है, तो ये बैंक अकाउंट मेरा बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। अरे उसमें मैं अपना पैसा रख रहा हूं, तो वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या है? मेरा। सही बात है, यस और नो? यस। अब इसी बैंक का बात चल रहा है, ठीक है, ओके, इसको बीच में ला देता हूँ, रुको, तो फिर सुविधा रहेगा मुझे। कुछ लिखने का जरूरत नहीं है अभी, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, ठीक है। अब ये रहा ओनर, ठीक है, ओके। ये है ओनर, ये समझो, यस। ये बैंक में गया विथड्रॉ करने, क्या करने? विथड्रॉ माने पैसा उठाने, क्या? ये समझो। तो ये जो बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट से ये पैसा उठाने गया, ठीक है, ओके। इसका पर्पस, दो पर्पस था, ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, हाँ, मजाक मजाक में सीख लो, ठीक है। एक विथड्रॉ इसने किया, ठीक है, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन। मैंने से फॉर एग्जाम्पल उसको बेटे का स्कूल का फीस देना था, या फिर घर घर का खर्चा चलाना था, या फिर वाइफ का कुछ लेना था, या फिर खुद के लिए कुछ लेना था, एनीथिंग, ठीक है। एक विथड्रॉ उसने किया, विथड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, सही है। और दूसरा उसने विथड्रॉ किया, उसका ना कैश घट गया था, कैश बॉक्स में कैश घट गया था, ठीक है, ओके। तो कैश घट गया, उसको थोड़ा कैश लेके आके कैश बॉक्स में रखना था, क्योंकि कैश घट गया, दुकान से माल, कैश तो चाहिए। तो एक है विथड्रॉन, यस, फॉर बिजनेस पर्पस। हो सकता है यस और नो? यस। ये जब विथड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस होता है ना, विथड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। क्या बोलो? मैं टाइम दूंगा तुम लोगों को बनाने का, चिंता मत करो। दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। अच्छा भैया, ड्रॉइंग्स बोलने से तो नहीं होगा, वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का दुनिया हमको जो पांच वो वर्ड देके रखा है, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स उसमें से क्या है वो तो बोलिए, वरना डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलेगा? ड्राइंग समझ में आ गया, और जर्नल में हम लोग डेबिट क्रेडिट करने आए हैं, उतना हमको मतलब नहीं। ड्राइंग्स क्या है हमको बोलिए, फिर हम डेबिट क्रेडिट समझ लेंगे। ड्राइंग्स माने बिजनेस से पैसा चला गया ना, अरे बोलना, बिजनेस से पैसा चला गया, तो इनफ्लो फैमिली का है क्या? आउटफ्लो। अब आउटफ्लो या तो एसेट होगा या फिर एक्सपेंस। ड्राइंग्स क्या लगता है तुमको? एसेट की एक्सपेंस? ड्राइंग्स क्या है मेरा? एकदम लिख दो एक्सपेंसेस। ओनर फायदा उठा लिया इसका, खत्म। और क्या? तो ये पर्सनल पर्पस चीज क्या है भाई? ड्राइंग्स। और एक विथड्रॉ हो सकता है तुम्हारा बिजनेस के लिए, हाँ या ना? तो बिजनेस का बैंक में पैसा रखा हुआ था, उससे तुम बिजनेस के
कैश में पैसा लेके आए, तो क्या मैं बोल सकता हूं बैंक घट गया और कैश बढ़ गया? हाथ में कैश आ गया तो कैश बढ़ गया और बैंक का जो अमाउंट था वो घट गया। इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझो। तो जब कभी भी बिजनेस पर्पस ओनर जाके बैंक से विथड्रॉ करता है, इसके अगेंस्ट में क्या होता है पता है? तुम्हारा कैश बढ़ जाता है और बैंक क्या होता है बोला, घट जाता है या नहीं? कैश क्या है तुम्हारा? एसेट। एसेट बढ़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक भी क्या है? एसेट घटता है तो बैंक अकाउंट। समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको जब कैश बुक में बिठाओगे तो इसको तुम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलोगे। कैश बुक का एक साइड क्या है? रिसीव्ड साइड, एक साइड क्या है? पेमेंट साइड। और डबल कॉलम कैश बुक में कैश का भी कॉलम होता है, बैंक का भी कॉलम होता है। माने एक ही सिंगुलर एंट्री को तुमको रिसीप्ट में भी लिखना है, पेमेंट में भी लिखना है। माने रिसीप्ट में कैश में आ जाएगा और पेमेंट में बैंक से निकल जाएगा। कैश बुक में इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री बुलाएंगे। अभी नहीं, कैश बुक का चैप्टर में डील करेंगे। क्लियर? चलो, हुआ? अच्छा, ड्रॉइंग्स क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ा ना, पर्सनल पर्पस विथड्रॉ करने से एक्सपेंस बढ़ा ना, तो एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है? और बैंक से पैसा घटा ना। बैंक क्या था तुम्हारा? एसेट था, तो बैंक नाम का एसेट तुम्हारा घट गया, तो बैंक क्या हो जाएगा बोलो? तो इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आया समझ? अब टाइम लेके इसको सजाओ अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस ठीक है, चलो देखो ये ये सुनो। बस, शांति, शांति बाबा। चलो, अभी पर्टिकुलरली इसमें तुमको क्या बोला है? सब में बोलो, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर। अच्छा, यहां पे पर्टिकुलरली जो विथड्रॉल हुआ है वो कैश का हुआ है। माने ऑफिस में कैश था, तुम जाके बैंक से पैसा नहीं उठाए, ऑफिस में ही कैश था, तुम उठा के लेके चले गए, तो कैश बढ़ा कि घटा? तो ऐसे जब जब घटता है डेबिट की क्रेडिट। और पर्सनल पर्पस माने ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माने एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस, गर्दा उड़ा दिए। ये है 24 तारीख और अमाउंट है 25,000। 25,000 का कैश लेके चला गया, बताओ। फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 25,000, 25,000। नरेशन में लिखना। वेरी गुड। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सही बात है, हाँ या ना? बड़े, चलो ठीक है। मेरे को जर्नल का एक और खींचना पड़ेगा। मैंने पिछला भी दिन तुम लोगों को बोला था, अगर बाई चांस कम करते करते जर्नल में पेज चेंज करने का जरूरत पड़े तो कोई एक चीज है जो मेरे को सिखाना है। ये सुन लो, यस बोलूंगा मैं, चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? पेड। वेजेस क्या है? एक्सपेंस। अरे बोलो ना, वेजेस क्या है? एक्सपेंस। वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं ना, ये सब क्या है? एक्सपेंस। मैंने वेजेस दिया तो उससे बेनिफिट नहीं लिया क्या? वो लेबर मेरे फैक्ट्री में काम नहीं किया, ऐसे ही वेजेस दे दिया। तो बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हिच इज expenses, expenses, expenses as well as expenditure, but all the expenditure are not very good. Paid ना, paid ना। अब कोई बोलेगा यहाँ पे कैश मेंशन नहीं किया है तो क्रेडिट में कर दे, पर पेड लिखा है गांजा। पेड है ना, ये सब नो यस। तो पेड है तो कैश ही गया होगा, ये सब नो यस। तो कैश गया माने कैश बढ़ा कि घटा? डेबिट के क्रेडिट। वेरी गुड। और वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो वेरी गुड। तारीख कौन सा है? तारीख 29th, वेजेस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। कितना? 6,100, 6,100 वेजेस पे। वेजेस पेड। चलो बड़े,
अब बोल रहा है पेड सैलरी टू रहीम, रहीम को सैलरी मिला है। जब भी हम कुछ पे कर देते हैं ना, याद रखना, कैश निकल गया माने मेरे को नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त मेरे बुक से कैश निकल गया ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैंने किसको क्या दिया, किससे क्या लिया। कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, कैश देने का वजह क्या है? सैलरी। सैलरी, सैलरी क्या है? इनकम की एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट, डेबिट तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बात खत्म, पैसा हजम। 30 तारीख का बात है, 10,000। 10,000। इतना समझ में आया? हाँ, बस तो बोलो ताड़ा राड़ा, लेट्स गो। अब क्या मिला है तुमको? अच्छा, रिसीव, अब पेड नहीं है, क्या है बोलो? रिसीव माने मिला है कुछ। जब मिलता है तो एक्सपेंस की इनकम, इनकम, वेरी गुड। इनकम, इनकम जब जब बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम का नाम कमीशन, कमीशन इनकम है, बढ़ा तो क्रेडिट, सही बात है। और रिसीव माने कैश आया होगा, कैश या तो बैंक, कैश ही पकड़ लेते हैं। ऐसे जब जब बढ़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2,400। कमीशन ग्रांटेड, रिसीव्ड, ग्रांटेड माने पे करना। मैंने कमीशन ग्रांट किया माने कमीशन दिया मैंने, समझे? नेक्स्ट सब में मूव करें, यस और नो? यस, लेट्स गो। इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, अब धीरे धीरे कमांड बढ़ रहा है क्या? बोलो रे, कमांड बढ़ रहा है धीरे धीरे, हाँ या ना? हाँ, लेट्स मूव। इलस्ट्रेशन नंबर 3, लेट्स गो। अब स्पीड बढ़ाओ धीरे धीरे। इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड सन्स। सन्स, लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 शुरू करें। अच्छा, 2025 का जुलाई महीना चल रहा है तो लिख दो 2025 एंड जुलाई, जुलाई का 1 तारीख। बोल रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो ओनर ने बिजनेस शुरू किया कैश देके। ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है, कैपिटल, और बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया तो डेबिट, और कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 6 लाख। 6 लाख, 6 lakhs। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिख दो ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सही बात है, चलो। जुलाई का 2 तारीख, गुड्स परचेस फ्रॉम विशाल फॉर कैश, तो कैश दिया और गुड्स लेके आ गया। परचेस मेरा एक्सपेंस है, परचेस करने से एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ा कि गिरा? गिरा, तो गिरने से कैश क्या होता है? क्रेडिट। 2 तारीख को 40,000। अब कमेंट हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया और एक्सपेंस हुआ, कितना था? 40,000। 40,000, बोलो ना 40,000। लिखो गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। वेरी गुड। नाउ बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन, गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन, तो कैश की क्रेडिट, क्रेडिट तो नवीन मेरा क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी, चुकाना है, लाइबिलिटी का नाम सन्ड्री
क्रेडिटर। अब सिंस नाम मेंशन कर दिया है तो नाम से एंट्री करेंगे। लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट तो नवीन क्रेडिट होगा, और परचेस किया है तो परचेस मेरा क्या है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या होगा डेबिट होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। और ये घटना घटा है 3 तारीख को 1,60,000। फ्री 1,60,000 एंड 1,60,000। मैं पहले ऐसे करता हूं, तुम लोग ऐसे बिल्कुल मत करना। परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन। ऑन क्रेडिट अगर लिखना है तो लिख सकते हो। नरेशन कोई भी कुछ भी लिख सकता है, अपने हिसाब से होना चाहिए बस। आया समझ? चलो 4 तारीख को क्या हुआ देखो तो, गुड्स रिटर्न टू नवीन। अब रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ बस, शांति शांति शांति। पिछला बार क्या बोला था, गुड्स परचेज हुआ है नवीन से, हाँ या ना? जैसे ही तुमने नवीन से गुड्स परचेज किया था, नवीन नाम का तुमने लायबिलिटी बुक किया था, यस और नो? यस। ये लायबिलिटी कितना का बुक किए थे? 1,60,000। आज उसको कुछ माल तुम रिटर्न कर दे रहे हो, तो सच बोलो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? जब लायबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट, जब घटता है तो आज तो 100% नवीन डेबिट होगा। नवीन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। आज तो 100% नवीन डेबिट होगा। कितना रुपया से? 10,000, हाँ या ना? तो 10,000 से मेरा लायबिलिटी बढ़ गया कि घट गया? तो लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, और जब घटेगा तो 100% नवीन अकाउंट डेबिट। लिखो नवीन अकाउंट डेबिट, लिखो लिखो नवीन अकाउंट डेबिट। लिखेंगे, सब लिखेंगे, फिलहाल लिखो ना नवीन अकाउंट डेबिट, लिखे, हाँ या ना? हाँ। ये तुमने परचेज किया था ना गुड्स, जो उसको रिटर्न किया, कौन सा अकाउंट एंगेज होगा? ऑब्वियसली परचेज रिटर्न। ठीक है, मैंने परचेज किया था, यहां पे तुम परचेज को भी रिवर्स कर सकते हो कि मैंने परचेज नाम का एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनना, मैंने परचेज नाम का एक्सपेंसेस मेरे बुक में 1,60,000 का रिकॉर्ड कर दिया था, जबकि पूरा 1,60,000 का एक्सपेंस हुआ नहीं, मैंने माल रिटर्न किया है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना बचा बोलो? 1,50,000। तो तुम यहाँ पे टू परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली परचेज रिटर्न जाके परचेज से ही लेस होना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, दैट इज एक्चुअली रिवर्सिंग द परचेज अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली परचेज रिटर्न जाके किससे लेस होना है बोलो? परचेज से। तो तुम अगर उल्टा में टू परचेज भी लिख दिए ना तो कोई मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली जाके परचेज ही लेस होना है। समझ में आया? और क्रेडिट परचेज जब जब रिटर्न करता है तब तब कौन सा बुक में जाता है बोलो? परचेज रिटर्न बुक। तो यहाँ पे टू परचेज भी हो सकता है, टू परचेज रिटर्न भी हो सकता है। हम क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 10,000 10,000, सही है? ये देखो दीदी, नवीन अकाउंट कितना से बुक किए थे लायबिलिटी? 1,60,000, और उसको डेबिट कितना से कट दिया? 10,000, तो अल्टीमेट कितना बचा नवीन का लायबिलिटी? 1,50,000, 1,50,000। समझे? और ये जो परचेज बुक हुआ 1,60,000 का, उसको रिवर्ट कर रहे हो परचेज रिटर्न से 10,000 का, तो अल्टीमेटली परचेज कितना का बचा? 1,50,000, 1,50,000। अभी भी नहीं समझ में आया होगा। गुड्स रिटर्न टू नवीन, टू नवीन, इतना कुछ लिख दिया, तारीख नहीं लिखे। मैंने तो लिख दिया है, मैंने तो लिख दिया है। तारीख, गुड्स सोल्ड टू अब्दुल, अब्दुल को बेचा, ये कैश में बेचा कि क्रेडिट? तो अब्दुल मेरा क्या बना? लायबिलिटी की एसेट, एसेट माने सन्ड्री डेटर्स, एसेट जब जब बढ़ता है तब तक, तो अब्दुल अकाउंट डेबिट, और माल बेचा माने सेल्स मेरा क्या है बोलो? इनकम, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, तो अब्दुल अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया? 70,000। चलो 8 तारीख, गुड्स सोल्ड टू अब्दुल, कितना? 70,000। सही बात है, इसमें से शायद वापस जाएगा कुछ, है ना? रिटर्न हुआ ना? ये लो, आ गया तुम्हारा सेल्स रिटर्न। चलो, बोल रहे अब्दुल रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। ओए होए होए, उसने 10% ऑफ द गुड्स क्या किया बोलो? रिटर्न मार दिया। अब यहाँ पे भी एक चीज मेरे को तुम लोग को बोलना है, ठीक है? ओके, बाद में, अभी नहीं। थोड़ा 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 ऐसे क्वेश्चन मार्क पढ़ना चाहिए, ये सब ना बोलो। यस, अगला दिन का बिल्डअप होता है इससे, ठीक है? ओके, चलो, अब्दुल रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, ठीक है? अच्छा, बोल ही देता हूँ 7,000, ठीक है? हो गया। एक चीज बोल देता हूँ, लिखो, ठीक है? लिखना, नीचे लिखना, जर्नल का नीचे लिखो, ठीक है? ओके, ठीक है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। लिखो, लिखा था ना पहले भी?
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। समझाना है कुछ, ध्यान से सुनना। हाँ, प्रीमियम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ध्यान से, जब कभी भी तुमको बोल देता है ना कि गुड्स सोल्ड और उसका अमाउंट मेंशन करता है, तो ये हमेशा सेल प्राइस होता है। क्या होता है बोलो? यहां पे ये 70,000 ना हमेशा सेल प्राइस होता है। कौन सा प्राइस? सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। और जब जब तुमको बोलेगा कि तुमने गुड्स परचेस किया है, परचेस कौन सा प्राइस में होता है बोलो? कॉस्ट प्राइस। परचेस हमेशा कौन सा प्राइस में होता है? कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली मेरा उतना रुपया गया मैंने, वो मेरे लिए क्या है? कॉस्ट। तो परचेस मेरा कौन सा प्राइस में दिखता है? सेल्स मेरा कौन सा प्राइस में दिखता है? ये समझ में आया? तो ये सेल प्राइस के अंदर मेरा कॉस्ट भी है और मेरा प्रॉफिट भी। एक होता है कितना का माल बेचे और एक होता है कितना में माल बेचे। समझाया था? कॉस्ट माने कितना, लिखो, कितना का माल बिका। ये समझाया था ना पहले भी, आएगा जर्नल एंट्रीज में इसका एप्लीकेशन। कितना का माल बिका, ठीक है। और सेल्स माने कितना में बेचे, कितना में माल बिका। तो एक होता है कितना का और एक होता है कितना में। याद रखना इस चीज को, आएगा जर्नल में इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा है? 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न, ठीक है। तो 70,000 का माल बेचे थे तुमको बाबू, तुमने कितना रिटर्न मार दिया? 7,000। अच्छा, 7,000 रिटर्न मार देने से अब्दुल का लायबिलिटी बढ़ गया कि गिर गया? गिर गया। तो अब्दुल का लायबिलिटी गिर गया माने मेरा राइट गिर गया। ये सर नो, मेरा तो अब्दुल के ऊपर हक था और उसका क्या था? लायबिलिटी। उसका लायबिलिटी गिरा माने मेरा हक गिर गया, माने मेरा एसेट गिर गया। जब अब्दुल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया था, देखो मैंने उसको 70,000 का बुक किया था, ये सब नो। आज वो 10% माल रिटर्न कर रहा है, आज भी वो 70,000 का एसेट दिखेगा कि लेस 7,000, माने आज से वो 63,000 हो जाएगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाए? 63,000। तो उसके लिए अब्दुल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? क्रेडिट। माल रिटर्न करके एसेट बढ़ रहा है कि गिर रहा है? गिर रहा है। मेरा डेटर्स गिरा, तो टू अब्दुल, टू अब्दुल अकाउंट कितना बोलो? 7,000 ना? 7,000, ये सब नो? यस। और उल्टा में तुम सेल्स को भी रिवर्स कर सकते हो कि मैंने 70,000 का मैंने सेल बुक किया था, एक्चुअली 70 का सेल हुआ कि 63, 63, 63, ये सब नो? यस। तो 7,000 का सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। अब या तो यहां पे लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिट या फिर लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, समझे? ये अल्टीमेटली जाके किसको रिवर्स करेगा बोलो? सेल को। ये सब नो? यस। पर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अलग से दिखाना अच्छा होता है ताकि दिखे कि कितना का फिगर एक्चुअली वो हुआ। समझ में आया? या फिर वर्किंग्स में दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? कितना बोलो? 7,000। आप देखो इंपैक्ट, देखो एक बार सेल क्रेडिट हुआ 70,000 का, एक बार सेल डेबिट हो गया 7,000 का, तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितना हुआ? 63,000। एक बार अब्दुल डेबिट हुआ 70 का, क्रेडिट हुआ 7,000 का, तो अल्टीमेटली डेबिट कितना हुआ? ठीक है, काट कुट आ गया इफेक्ट। समझ में आया क्या? ये सब नो? आया? क्लियर? लास्ट का डेट कितना है? 12। नरेशन लिख दो, रुको, रुक जाओ, नरेशन लिख दो। गुड्स रिटर्न बाय अब्दुल, ठीक है। अच्छा, सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 खत्म हो गया हम लोग का। ये सब नो? यस। नाउ ये जर्नल का एक जनरलाइज्ड फॉर्म तुम लोग अब तक देख रहे थे, पर जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा वाइटल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि हम वन आफ्टर वन इस वाइटल कॉन्सेप्ट्स को करते चले एंड उससे रिलेटेड हम लोग सम्स करते 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 चले। एक वाइटल कॉन्सेप्ट, एक उसके साथ रिलेटेड सम्स, ऐसे ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर उसके साथ रिलेटेड सम, फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर उसके साथ रिलेटेड सम। ऐसे जब चैप्टर खत्म होगा तब सारा का सारा वाइटल कॉन्सेप्ट भी खत्म अपना हो जाएगा। यस और नो? यस। चलो हेडिंग दो, वाइटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जर्नल। ठीक है, वाइटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जर्नल। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, डिस्काउंट। क्या बोल रहे? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, ठीक है, छूट या फिर अलाउंसेस, ठीक है। क्या बोल सकते हो डिस्काउंट को? बोलो छूट या फिर अलाउंसेस।
डिस्काउंट मतलब रिडक्शन ऑफ प्राइस, है कि नहीं है? इतना तो सबको पता है। तुम लोग इतना केक शॉप में जाते हो या फिर इतना शॉपिंग मॉल्स में जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, डिस्काउंट इस वर्ड से तुम लोग का परिचय आज का नहीं है। डिस्काउंट वर्ड को तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो अपने लाइफ में, हाँ या ना? हाँ। डिस्काउंट मतलब क्या बोलो? छूट, जिससे हमारा जो प्राइस है भैया वो रिड्यूस हो जाता है, हाँ या ना? सही बात है, इतना तो सबको पता है डिस्काउंट के बारे में। ठीक। आज अकाउंटिंग के दुनिया में हम लोग डिस्काउंट को सीखने जा रहे हैं कि डिस्काउंट का अकाउंटिंग के दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ता है। यस और नो? यस। अकाउंटिंग का दुनिया में डिस्काउंट का इंपैक्ट को समझने के लिए तुम लोग को पहले यह समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट को देखने का दो एस्पेक्ट हो सकता है। डिस्काउंट को देखने का दो एस्पेक्ट हो सकता है। एक है डिस्काउंट को तुम देख रहे हो बायर के एंगल से, और एक है डिस्काउंट को तुम देख रहे हो सेलर के एंगल से। यस और नो? यस। एक तुम देख रहे हो बायर के एंगल से, दूसरा तुम देख रहे हो सेलर के एंगल से। क्या एक पर्टिकुलर इंसान खुद बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है? ये सब नो। वो किसी से खरीद सकता है और किसी को बेच भी सकता है। ये सब नो? यस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। खरीदते वक्त अगर उसको प्राइस में रिडक्शन मिला तो तुम क्या बोलोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड के अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। हम जब कोई चीज खरीद के लेके आते हैं, माने एज अ बायर जब कोई चीज को मेरे बिजनेस में मैं लेके आ रहा हूं परचेज करके, उस वक्त अगर मुझे जो प्राइस है उस प्राइस में कुछ रिडक्शन मिला, आई विल कॉल इट एज डिस्काउंट रिसीव्ड। एट द टाइम ऑफ परचेज द रिडक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द सप्लायर, that is called as discount received. ये समझो? यस। तो अगर खरीदते टाइम जो डिस्काउंट तुमको मिल रहा है वो डिस्काउंट है, तो बेचते टाइम कस्टमर को जो रिडक्शन इन वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। आया समझ? ये समझो? यस। बेचते टाइम कस्टमर को जो रिडक्शन इन वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। यस और नो? यस। तो डिस्काउंट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके का दिख सकता है, क्योंकि तुम जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे वो तो बायर भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, वो तो परचेज ऑफ गुड्स भी करता है, वो सेल ऑफ गुड्स भी करता है। ये सब नो? यस। परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सब नो? यस। तो परचेज ऑफ गुड्स के टाइम उसने जो उसका सप्लायर था उससे जो उसको डिस्काउंट मिला, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस उसको मिला, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। यस और नो? यस। और कोई भी चीज जब हमको रिसीव होता है तब वो क्या होता है बोलो? इनकम। इनकम। एंड एट द टाइम ऑफ सेल द रिडक्शन ऑफ वैल्यू द सेलर इज गिविंग टू हिज कस्टमर इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। तो सेल के टाइम पे अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा सेल प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। 100 का माल के ऊपर मैं तुमको 5 रुपया का छूट दे रहा हूं, तो मैंने 100 में बेचा कि 95। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है? इनकम की एक्सपेंस। इनकम की एक्सपेंस। तो डिस्काउंट रिसीव क्या है? इनकम। डिस्काउंट अलाउड तो इनकम जब जब होता है तब तब इंक्रीज करता है क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है बोलो? क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है बोलो? डेबिट। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है बोलो? एक्सपेंस। हाँ या ना? हाँ। समराइज करें इस चीज को। डिस्काउंट भैया या तो आपको मिलता है माल खरीदते वक्त, या फिर आप देते हैं माल बेचते वक्त। माल खरीदते वक्त जो डिस्काउंट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। माल बेचते वक्त जो डिस्काउंट आप देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जब जब होगा तब तब क्रेडिट होगा, क्योंकि एनी इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज गेट्स क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड एनी पेमेंट माने जब तुम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो माने एक्सपेंस कर रहे हो, एनी एक्सपेंस व्हेनेवर ऑकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गेट्स डेबिटेड। जब तुम माल बेच रहे हो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर तुमने डिस्काउंट प्रोवाइड किया दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड, व्हिच विल अल्टीमेटली लीड टू रिडक्शन ऑफ योर सेल वैल्यू। दैट इज व्हाई दैट इज द एक्सपेंस। प्रोजेक्टेड सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट अलाउड इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स प्राइस। इतना समझ में आया? यस और नो? यस। चलो आओ लिखते हैं। चलो तो डिस्काउंट से दो डंडी मारो। एक है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव हमको कब होता है बोलो? डिस्काउंट रिसीव्ड हमको कब होता है? एट द टाइम ऑफ सेल के परचेज। डिस्काउंट रिसीव वी गेट एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द सप्लायर। यस और नो? यस। ठीक है। तो ऐसे लिखो बिल्कुल जैसे लिख रहा हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड
एट द टाइम ऑफ परचेज, यस और नो? यस, एट द टाइम ऑफ परचेज, याद रखना, ठीक है? ओके, रिसीव के साथ में क्लॉक हुआ परचेज, वेरी गुड, ठीक है? और डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो रिसीव्ड, कोई भी चीज जब रिसीव होता है, एक्सपेंस होता है कि इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे रिसीव से एरो मारो और क्या लिखो बोलो? इनकम। अब जब जब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम आता है, इनकम क्या होता है बोलो? क्रेडिट। तो जैसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तुम लोग क्या लिखोगे बोलो? क्रेडिट। आया समझ? ये सब नो? यस, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड माने तुमको मिला कि तुम दिए? तुम दिए। अब अलाउड क्या होता है मेरा? इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस, तो अलाउड से एरो मारो, एक्सपेंस। और जब जब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तब तक डेबिट, वेरी गुड। जब जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब तक डेबिट, वेरी गुड। चलो, सही बात है। तो डिस्काउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम फ्रॉम द सप्लायर, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल टू द सप्लायर के कस्टमर, कस्टमर टू द कस्टमर और बायर जो मेरे से खरीदा। ये सुनो, यस, लिख दो। परचेज से एरो मारो, परचेज से एरो मारो। तो डिस्काउंट received at the time of purchase and this discount is received from the supplier, yes or no? Yes, तो बोल सकते हैं allowed by the supplier, very good, ठीक है? ऐसे लिखो, from the supplier, from the supplier, ठीक है? received from the supplier। और डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल्स, है ना? अलाउड टू द बायर और कस्टमर, तो लिख दो टू द कस्टमर। यहां तक बिल्कुल क्लियर? हाँ या ना? हाँ, अभी तो शुरू हुआ है पार्टी। तो डिस्काउंट भैया या तो हम देते हैं या फिर हमको मिलता है। मिला तो डिस्काउंट रिसीव, दिया तो डिस्काउंट अलाउड, मिला तो इनकम, दिए तो एक्सपेंस, मिला तो डेबिट, मिला तो डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, मिला तो क्रेडिट, दिया तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, यस और नो? यस। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में सारा का सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, वेरी गुड, वाह वाह। अच्छा, इसको तुम लोग कर दो कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए। क्या बोलो? कॉन्सेप्ट नंबर 1 का ए। अभी हम डिस्काउंट से रिलेटेड ही और भी इन डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है? ओके, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 का बी, यहां पे भी लिखो डिस्काउंट। क्या लिखो? डिस्काउंट। अभी हम देखें कि डिस्काउंट या तो मिल सकता है या फिर दे सकते हैं, ठीक है? ओके, अभी हम देखेंगे डिस्काउंट हमको कैसे कैसे मिल सकता है और हम कैसे कैसे दे सकते हैं। डिस्काउंट या तो हमको मिलता है या हम देते हैं, मिला तो रिसीव, देते हैं तो अलाउ। अब हम देखेंगे कि ये जो मिलने का डिस्काउंट या फिर देने का जो सिलसिला है, तो कैसे मिल सकता है या फिर कैसे दे सकते हैं। तो बेसिकली वी आर इनटू द पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। भैया डिस्काउंट रिसीव हो सकता है या फिर डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। ये रिसीव होने का या फिर अलाउ होने का, अभी इस झमेला में मत पड़ना कि रिसीव हो रहा है कि अलाउ हो रहा है। अब सुनो कि कैसे रिसीव हो सकता है या फिर कैसे अलाउ हो सकता है। डिस्काउंट दो टाइप में रिसीव हो सकता है या फिर दो ही टाइप में अलाउ हो सकता है। माने बेसिकली डिस्काउंट देने का या फिर पाने का दो ही तरीका होता है। एक का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक का नाम होता है कैश डिस्काउंट। क्या बोलो? एक का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक का नाम होता है कैश डिस्काउंट। अब चाहे तुमको मिले चाहे तुम अलाउ करो, मिलना और देने का झमेला को मैंने पहले ही खत्म कर दिया। अब हमको ये नहीं सोचना है कि डिस्काउंट मिल रहा है कि डिस्काउंट दे रहे हैं। अब हमको ये सोचना है कि कैसे मिल सकता है या फिर कैसे दे सकते हैं। एक के बारे में सोचोगे, बाकी का उल्टा का ऑपोजिट आंसर आ ही जाएगा। समझ में आया? मिलने और देने के हिसाब से डिस्काउंट का दो ही टाइप होता है। लिखो, ऐसे लिखो, बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं। लिखो, डिस्काउंट कैन बी अलाउड और रिसीव्ड। अब अलाउड और रिसीव तो झमेला है ही नहीं, यस और नो? यस, इन टू टाइप्स। डिस्काउंट कैन बी अलाउड और रिसीव्ड इन
टू टाइप्स, ठीक है भैया। क्या क्या? एक है, क्या बोलो रे, ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। वेरी गुड, लिख दो। एक है ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या है सीखेंगे, अभी सीखेंगे। एक है कैश डिस्काउंट। भैया दे रहा है कि मिल रहा है? अरे कोई भी हो, अगर देने का भी बात करेगा, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड का भी दो टाइप हो सकता है, या तो ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव का भी अगर बात करेगा तो मिलने का भी दो तरीका हो सकता है, या तो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के रूप में मिलेगा, या फिर डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के रूप में मिलेगा। अभी तुमको मिल रहा है कि दे रहा है, उसका झमेला ऊपर चलता दिया ना। मिल रहा है तो इनकम, दे रहा है तो एक्सपेंस, निपट गया। अभी क्या सीखने आए हो कि कैसे कैसे मिल सकते हैं, या फिर कैसे कैसे दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हो? ट्रेड कैश कैसे कैसे मिल सकता है? कोई दिक्कत? अरे बोलो रे, नहीं ना? ये सब नो, यस। बट बिफोर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, मुझे तुम लोग को एक वर्ड को समझाना है। दैट वर्ड इज लीस्ट और कैटलॉग प्राइस। क्या बोलो रे, लीस्ट और कैटलॉग प्राइस। ये क्या होता है अभी सीखते हैं, ठीक है? ओके, लीस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, या फिर कैटलॉग प्राइस भी बोल सकते हो, या फिर प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हो। क्या बोलो? या फिर प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हो, ठीक है? ओके, इस चीज को समझाने के लिए, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, ठीक है ओके, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा, ठीक है? क्रिश भैया आइए, अपना क्रिश को यहाँ पे बुलाया है, ठीक है ओके। ओके, अच्छा लड़का है। क्रिश पकड़ लो, तुम्हारा शादी है। ओके, तुम सोचे कि आप, नहीं इमेजिन नहीं करने का जरूरत है उतना कुछ, ठीक है? बस ऐसे ही एग्जाम्पल है, ठीक है ओके। पकड़ लो, तुम्हारा शादी है, थोड़ा मुंह दिखाओ, ठीक है ओके। बिना मुंह देखे शादी थोड़ी होगा, ठीक है? अब क्रिश सोचा कि इसको शादी करना है, हाँ या ना? शादी के लिए इसको क्या चाहिए? शेरवानी चाहिए कि नहीं चाहिए? शादी का शेरवानी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। अब शेरवानी बिकता है मेरे पास में, ठीक है ओके। मेरा क्या है बोलो? शेरवानी का दुकान। ये पकड़ लो, तुम्हारा शादी का जोड़ा है। जोड़ा मैंने शेरवानी, ठीक है ओके। अब यही कुछ टाइप का ऐसा ही होता है भाई, जज मत करना, ठीक है ओके। तुम्हारा शादी का शेरवानी ब्लू कलर का ही होगा, देखना जब होगा, ठीक है ओके। ये है तुम्हारा शादी का शेरवानी, जो मेरे दुकान के डिस्प्ले में लगा हुआ है, ठीक? मेरा दुकान है अच्छा खासा। तुम बोले जब भैया के पास ही मिल रहा है, बाहर का रिस्क क्यों ले, भैया के पास ही जाते हैं, ठीक है? तो तुम दुकान में आ गए मेरा। अब क्रिस जैसे ही दुकान में आया मेरा, दुकान में आके हर ड्रेस के साथ में एक वो लटका हुआ रहता है ना, जिसमें उसका मतलब प्राइस कितना होता है वो लिखा हुआ रहता है, ये सब नो, यस। शेरवानी के यहाँ पे भी वैसा एक लिफाफा लटक रहा था, जिसमें उसका क्या लिखा था बोलो? प्राइस लिखा हुआ रहता है ना, हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एमआरपी। एमआरपी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलो? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस प्राइस के ऊपर तुम इंडिया में उस माल को नहीं बेच सकते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी का फुल फॉर्म। उससे ज्यादा प्राइस में वो चीज नहीं बिक सकता। हाँ, रिमोट एरिया में उससे ज्यादा प्राइस में वो लोग बेच देता है। वो लोग बोलता ही है कि तुमको मैं ज्यादा 5 रुपए ज्यादा चार्ज करूंगा, वो लोग बोल देता है तुमको। जैसे कि पहाड़ के ऊपर जाओगे, पानी का बॉटल अगर 30 में है तो वो लोग 40 लेते हैं, और वो लोग बोल के लेते हैं तुमको कि भाई मेरे को 10 रुपया तुमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है ओके। कभी कभी कोई कोई जगह पे जो चीज मिलता नहीं है, वो चीज देने के लिए वो लोग एमआरपी के ऊपर चार्ज करते हैं, पर वो लोग तुमको बोल के ही देता है। रिमोट एरिया में 10-10 किलोमीटर में कोई पानी का दुकान नहीं, तुमको अगर बोला 30 की जगह 40 लेगा, तुम बोलेगा 400 ले, मेरे को पानी दे, ये सुन लो, यस। तुमको पानी से मतलब है, प्राइस से नहीं, हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे जो प्राइस लटका हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 2 लाख, कितना? 2 लाख। इसी को तुम लोग बोलोगे लीस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस, ये सुन लो, यस। जो प्राइस में वो सामान को उस पर्टिकुलर दुकानदार ने बेचने के लिए लिस्ट किया कि इतने में मैं बेचूंगा, दैट इज लिस्टेड प्राइस। समझ में आया? कोई भी तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, तुमको मेनू कार्ड देता है, मेनू कार्ड के अंदर प्राइसेस लिखा हुआ रहता है, ये सब ना बोलो, ये वो क्या है बोलो? लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग में वो प्राइस तुमको दिख रहा है। समझ में आया क्या? ये सुनो, ये लिस्ट का प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये सुनो, यस। अब किसको कितना दिखा बोलो? 2 लाख। वो बोला भैया ठीक है, बढ़िया शेरवानी है, ठीक है ओके, यही लेना है। बोल रहे थे कि कुछ थोड़ा बोलता है ना, हाँ थोड़ा बहुत डिस्काउंट, ठीक है, मिल जाता तो, इतना पुराना रिश्ता नाता है, ठीक है, कुछ अगर थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल जाता तो, इतना पुराना रिश्ता है आपसे, कुछ तो कम कीजिए, ठीक है ओके। अच्छा बिल बन गया क्या? बिल बन गया? नहीं। वो जैसे ही माल को देखा, वो आके मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है, ये सुनो कि भैया कुछ अगर थोड़ा कम में मिल जाता तो अच्छा होता। बिल बन गया क्या? मैंने एंट्री मार दिया क्या? उसने खरीद लिया क्या? माल बिक गया क्या? बिल कुछ नहीं हुआ। वो अभी क्या कर रहा है बोलो? नेगोशिएट कर रहा है कि कितना में वो लेगा उस चीज को, मैंने कितना में, जितना में वो लेगा मैं भी तो उतना में ही बेचूंगा। उसके लिए तो परचेज है, मेरे लिए क्या है? सेल्स। अरे वो कस्टमर है, मैं तो सेलर हूँ, ये सब नो, यस।
तो मैंने किसको बोला ठीक है चलो इतना पुराना रिश्ता है अपना, ठीक है ओके, चल भाई ठीक है 5,000 रुपया तुम कम दे दे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम अलाउिंग यू, आई एम अलाउिंग यू अ डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, कितना डिस्काउंट ऑफ रुपीज, मैंने ये डिस्काउंट मिला के अलाउ किया, इनकम की एक्सपेंस, ये है डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ नेगोशिएशन, ये डिस्काउंट मैंने इसको अलाउ किया, यस और नो, यस। अल्टीमेटली माल कितना में बिका, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली माल कितना में बिका है 1,95,000, एम आई सेइंग इट राइट कि अल्टीमेटली भैया आपका जो माल बिका है वो माल 1,95,000 रुपीज का बिका है, ये सही है कि गलत है, सही है ओके वेरी गुड। अब मुझे एक बात बोलो, अगर मेरा अल्टीमेट माल 1,95,000 रुपीज में बिका है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं जब एंट्री करने जाऊंगा क्या मैं 2 लाख से एंट्री करूंगा कि 1,95,000, 1,95,000 यस और नो, यस, क्योंकि ये 5,000 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घुसेगा ही नहीं, हाँ या ना, हाँ भैया वो जो लीस्ट आप किए थे 2 लाख रुपया से, अरे लीस्ट करने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी आ जाता है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कॉस्ट होगा ना, यस और नो, यस, कि मेरे को इसको बनाने के लिए कितना लगा है वो कॉस्ट होगा, अब जब बेचूंगा वो सेल प्राइस होगा, बीच में मैं इसको 2 लाख में लिस्ट करूं कि 2 करोड़ में लिस्ट करूं, मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दूंगा, मैंने दुकान के बाहर इसको टना दिया है, लिख दूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 लाख में बिक गया, अरे अगर बेचोगे, जब बेचोगे तब लिखोगे ना, मैंने बेचा था क्या, नहीं, अल्टीमेट जो प्राइस में बेचूंगा वही प्राइस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। अब मुझे बोलो अल्टीमेट मैंने इस 2 लाख में बेचा इस चीज को, कि इस चीज को 1,95,000 में बेचा, इस चीज को मैंने 1,95,000 रुपीज में बेचा, यस और नो, यस, ये चीज 1,95,000 में बिका है, हाँ या ना, हाँ, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम लोग खुद बोल रहे हो, मैंने अब तक कुछ नहीं बोला, तुम लोग खुद बोले कि भैया 2 लाख रुपया रिकॉर्ड करना सही नहीं है, आपको 1,95,000 रिकॉर्ड करना चाहिए, 5,000 rupees you guys are yourself saying should be kept out of the books of accounts, yes or no, yes, इसी 5,000 rupees को जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेगोशिएशन इंसान प्रोवाइड कर देता है माल बिकने से पहले, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, क्या बोलो, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ या ना, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट माने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बिफोर सेलिंग तुमने जो डिस्काउंट अलाउ कर दिया, मतलब एग्रीड सेल प्राइस, तुम बोल सकते हो कि लिस्टेड सेल प्राइस, क्या बोलो, लिस्टेड सेल प्राइस से एग्रीड सेल्स प्राइस का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बुलाते हैं, बोलो, ट्रेड डिस्काउंट, जो प्राइस में मैंने लिस्ट किया था और जिस प्राइस में मैंने एक्चुअल एग्री किया उसको बेचने था, इसी दोनों के बीच का गैप को क्या बुलाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, मैंने 2 लाख का लटकाया था और बिका 1,95,000 में है, 5 का मैं क्यों करूंगा, 2 लाख का कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, दिस इज एज गुड एज मेरा माल 1,95,000 में ही बिका, बीच में 2 लाख है ही नहीं, तो 2 लाख अगर है ही नहीं तो जिस कारण से 2 लाख से 1,95,000 हुआ वो कारण भी नहीं रह सकता, दिस इज एज गुड एज इसका पहले का हिस्सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा है ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट शायद 1 लाख रुपीस था, वो है, कॉस्ट कितना था 1 लाख, वो है, अब कितना में बिका 1,95,000, वो भी रहेगा, बीच में प्रॉफिट 95,000 कैलकुलेट होके आएगा, 2 लाख को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखूंगा ही क्यों, समझ में आया क्या, यस और नो, यस, आ जाओ, ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, एग्जांपल लेते लेते इसको रिप्लेस कर रहे हैं, आओ सब्स्टिट्यूट हो जाओ, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, ये प्लेयर नहीं चलेगा, तुम्हारा शादी नहीं हो पाया, सॉरी, ये हाँ समझ गया, ठीक है, शादी का लड़का चेंज हो गया, आ जाओ, ठीक है ओके, वी आर चेंजिंग द ग्रूम, ठीक है, बताओ लड़की क्या सोचेगी ठीक है बताओ लड़की से, अरे इसने तो शादी का बात नहीं हुआ था, पिक्चर किसी और का दिखाए थे, हम बोलेंगे नहीं पिक्चर इसी का था, तब मोटा था अभी पतला हो गया ठीक है, थोड़ा जिम कर लिया, हाँ हाँ ठीक, शादी में कौन सा शादी में ऐसा चलता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है, और जो है उसी को ये सब लोग, यस ठीक है, चलो अब पकड़ लो, ये अपना ग्रूम है, हाँ या ना, तो शादी हो रहा था याद है, ठीक है ओके तो 2 लाख रुपया का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह था ही नहीं, तो इसलिए 5,000 का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं बना है, ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज केप्ट आउट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते भैया, नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, एक तो नेगोशिएशन के टाइम पे जो डिस्काउंट अलाउड होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा सप्लायर बहुत टाइम पे ऑफर देता है ऐसा कि भाई तुम अगर 1,000 kg लेगा तो पर केजी 100 रुपया, बट अगर 2,000 kg लेगा
तो पर केजी मैं 98 में दूंगा। अगर 3000 केजी लेगा तो पर केजी मैं 96 में दूंगा। ऐसा होता है, देखना बाजार में जाओगे तुमको बोलेगा मिर्चा 100 ग्राम 10 रुपया। तुम अगर बाजार में गए तो तुमको बोलेगा मिर्चा 100 ग्राम 10 रुपया, बट अगर तुम 250 ग्राम लिए तो तुमको 20 रुपया में दे देगा। 100 ग्राम 10 रुपया के हिसाब से 50 ग्राम का प्राइस कितना होना चाहिए था? 5। तो बेसिकली 250 का प्राइस कितना होना चाहिए था? 25। और उसने तुमको बोला 250 ग्राम अगर तुम लोगे तुमको 25 चार्ज नहीं करेंगे, तुमको कितना चार्ज करेंगे? 20 चार्ज करेंगे। तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मैं सेल बुक करने जाऊं 25 का करूंगा कि 20 का? माने 5 रुपया तुम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहे हो। उसका अस्तित्व तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो एक लिस्टेड प्राइस है बस, उसका एक्चुअल कोई हैपनिंग हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था मैं उतना में बेचूंगा, बट ड्यू टू द ट्रेड डिस्काउंट मैं उतना में नहीं बेच पाया, मेरे को 5 रुपया कम में बेचना पड़ा। हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। तो ट्रेड डिस्काउंट या तो नेगोशिएशन में इंसान घटा लेता है या फिर बल्क ऑर्डर, ताकि उसको ऑर्डर प्लेस हो तो बल्क के ऊपर वो डिस्काउंट दे देता है। ऐसा बोलता है हाँ होलसेल में भी ऐसा मिलता है तुमको। होलसेल में जाओ ज्यादा क्वांटिटी में लो तो तुमको कम प्राइस में मिलेगा। तो तुमको ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी पता ही था। अब तुम दुकान में है, तुम एक कॉपी खरीदने गए थे, एक कॉपी में तुमको 150 रुपया बोल रहा था, ठीक है हो गया। एक कॉपी का अगर 150 हुआ तो 10 कॉपी का कितना होना चाहिए बोलो? 1500। 1500। और उसने तुमको बोला अगर तुम 10 कॉपी लेगा तो तुमको 1200 में देंगे। तो तुम जब बोलोगे घर जाके कि तुम्हारा कितना में परचेज हुआ, तुम कितना बोलोगे? 1.5 कि 1200? वो जब बोलेगा मेरा सेल कितना में हुआ? 1200। बीच में 300 गायब। इसी 300 को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? यस, ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है। मैं पहले अब समझाऊंगा तुम लोगों को कैश डिस्काउंट, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ठीक है, अब पहले कैश डिस्काउंट समझाऊंगा। ठीक, ओके, समझो। शुभम 1 अप्रैल को मेरे से ये परचेस करके लेके चला गया 1,95,000 रुपीज में। अपन दोनों का डील हो गया। यस और नो? यस। ठीक है, 1,95,000 में अपन दोनों का डील हो चुका है। yes, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल कितना से बुक कर दिया? 1,95,000। क्या सेल्स बुक करना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, मतलब पैसा अभी दिए कि नहीं दिए बाद में दोगे, इसके ऊपर सेल बुकिंग करना डिपेंड करता है? नहीं, whether paid or not paid, I have to recognize my revenue. Yes or no? Yes. क्योंकि अकाउंट्स अपना कैश बेसिस के एक्रूवल बेसिस, वो बाद में देगा। इसीलिए शुभम मेरा क्या बन गया बोलो? डेटर। ठीक है, अगर संग संग दे देता तो मेरा क्या बनता? कैश। তোকে বলেছি আমি সময় নিয়ে বল, সঙ্গে সঙ্গে দিলে ক্রেডিটার হয়ে যেত। সময় নিয়ে বল, টাइम ने, किंतु ठीक बोल। अगर संग संग पेमेंट करता तो मेरा कैश बढ़ जाता। संग संग पेमेंट नहीं किया इसलिए मेरा डेटर बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। तो शुभम मेरा डेटर बना, मेरे से शेरवानी लेके चला गया और मेरे को बोला कि भैया मैं आपको 1 महीना बाद पे करूंगा फर्स्ट में। कब? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। फर्स्ट में मेरे को पे करेगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो भाई शादी वादी करके आओ अच्छा से। ठीक है, हो गया। अब मुझे ना अचानक 20 तारीख को अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल का 20 ठीक है, अप्रैल 20 मेरे को पैसे का जरूरत पड़ गया। क्या पड़ गया? पैसे का जरूरत। मैं बैठ के देख रहा था किसको फोन लगाओ, किसको फोन लगाओ। नाम निकला शुभम का। किसका? शुभम से मेरे को दिखा कि भाई मेरे को 1,95,000 रुपीज रिसीव होने वाला है, बड़ा अमाउंट है और मेरा रिक्वायरमेंट भी थोड़ा बड़ा था। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ठीक है? पर उसी के साथ मैं देख रहा हूँ शुभम मुझे प्रॉमिस करके गया कि भैया मैं आपको 1,5 को पेमेंट करूंगा, पर अभी मेरे को पैसे का जरूरत कौन सा तारीख को पड़ गया? 20/4 को। ठीक, तो मैंने शुभम को फोन किया। ठीक है, ओके, मैंने शुभम को फोन किया। फोन करके मैंने बोला शुभम को कि भाई मेरे को ना थोड़ा पैसा अर्जेंटली चाहिए। शुभम बोला भैया अभी भी 10 दिन बाकी है। मैंने आपको 1/5 बोला था, अभी तो 20 ही हुआ है। अभी तो 20 ही हुआ है। यस और नो? यस, बोल सकता है। जेन्युइन बात कर रहा है, हाँ या ना? जेन्युइन बात कर रहा है बंदा। मैंने बोला हाँ भाई 20 तारीख तो है, मेरे को पता है, मेरे को ना थोड़ा पैसे का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके, तुम थोड़ा अर्जेंटली भेज दे मेरे को। बोला भैया का रिक्वायरमेंट होगा अभी चल के मेरे को बोले होंगे, ऐसे तो नहीं बोलते वरना। ठीक है, ओके। अब क्योंकि मैं 10 दिन पहले इसका माल का पैसा वापस चार्ज कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ये हुआ कि थोड़ा और डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, ओके। 1 तारीख को 1,95,000 का देने का बात था ना, मैंने इसको बोला शुभम कोई बात नहीं, तुम ना और 5,000 रुपया ले लो, ठीक है, डिस्काउंट। तुम ना मेरे को 1,90,000 दे दे, क्योंकि मैं तुमसे अर्ली ले रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे अर्ली ले रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे अर्ली ले रहा हूं।
तो तुम ना मेरे को 1,90,000 रुपीज दे दे, 5,000 रुपीज मैं तुमको और डिस्काउंट देता हूँ। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। क्या बोलो? कैश डिस्काउंट। एक एक करके भैया, कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है, दो कारण से दिया जा सकता है, या तो टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट या फिर टू अट्रैक्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट माने ऑन डेट पेमेंट। 30 तारीख तक शुभम बोला था मेरे को फोन करेगा, 1 तारीख पेमेंट करेगा, इसके लिए फोन आना। 30 तारीख रात तक भी इसको फोन नहीं आया इसका। मैं सोचा कल पैसा आएगा नहीं आएगा मेरे को पता नहीं चल रहा है, मैंने फोन किया टेंशन के मारे, भाई कल पैसा देना है याद है ना? बोल रहा है हाँ ठीक है देखते हैं। मैंने बोला देखते हैं, कल तो मतलब देने का बात था, मनी मैन बोल रहा हूँ। तब मैंने इसको बोल दिया कि भाई सुन ना, 1,95,000 था ना, एक काम करते तू 5,000 रुपया और डिस्काउंट ले ले, मेरे को 1,90,000 दे दे। यहाँ पे मैंने अर्ली पेमेंट को अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट पेमेंट को? ऑन डेट पेमेंट। ऑन डेट पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट या तो दिया जाता है टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट, या फिर कैश डिस्काउंट दिया जाता है टू अट्रैक्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम द बायर। यस और नो? यस। अभी भी नहीं समझ में आया? यस। अब ये बात बोलो, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे 100% आएगा भैया। 1,95,000 रुपीज आप सेल्स बुक कर चुके थे, यस और नो? पर पैसा 1,95,000 नहीं आएगा, आपका पैसा आएगा 1,90,000। तो सेल्स जो क्रेडिट किए थे इनकम, उसके अगेंस्ट में डेबिट तो बस 1,90,000 ही होगा कैश में। बाकी 5,000 कहां गया? आप ही बोले थे डेबिट और क्रेडिट मैच करना है। सेल्स को तो चलो डेटर्स के बेस में बुक कर लिया था, हाँ या ना? हाँ। तो सेल्स को डेटर्स के बेस में कितना बुक किया था? 1,95,000। आज डेटर्स पैसा चुकाने आ रहा है और डेटर्स पूरा पैसा चुका रहा है। डेटर्स कितना पैसा चुका रहा है मेरे को? 1,95,000। तो आज डेटर्स कितना से क्रेडिट हो जाएगा? 1,95,000। और पैसा कितना है मेरे पास? तो तुम अगर बोलो कि इसके केस में बस 1,90,000 को ही डेबिट करेंगे, तो डेबिट क्रेडिट मैच कहां हुआ? वो तो बाद में, और मेरे को कोई पैसा देने वाला है नहीं। फुल सेटलमेंट किया है मैंने, थोड़ी देर पहले बोला था फुल सेटलमेंट पार्ट सेटलमेंट। ये सब नो, ये दिखेंगे सब, चिंता नहीं है। उसने बोला मैं बस, मैंने उसको बोला कि 1,90,000 दे दो काम खत्म। तो बाकी 5,000 क्या करेंगे बुक्स अकाउंट्स में? बाकी 5,000 दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड। समझ में आया? और डिस्काउंट अलाउड क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने से क्या होता है? डेबिट। कैश आया डेबिट, कैश डेबिट हुआ 1,90,000, एक्सपेंस भी डेबिट हुआ। एक्सपेंस डेबिट भी कितना हुआ बोलो? 5,000। तो 1,90,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,95,000, और बदले में डेटर्स क्रेडिट कितना हो गया? 1,95,000। काम खत्म, पैसा खत्म, डबल एंट्री सेटिस्फाइड। तो क्या कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा? 100%। 100%। यहाँ पे मैंने अलाउ किया इसलिए डिस्काउंट अलाउड है। जब मेरे को कैश डिस्काउंट मिलेगा तब क्या हो जाएगा? अलाउड की रिसीव। जब मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तब हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। नहीं समझ में आया होगा? क्या चुका? क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज देयर ऑन द नेगोशिएशन स्टेज, या फिर टू गेट बल्क ऑर्डर्स। यस और नो? यस। इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि एंट्री बुक करने से पहले ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया जाता है। उसके बाद एक्चुअल सेल प्राइस डिटरमाइन होता है। तो लीस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल प्राइस। यस और नो? यस। और एक्चुअल सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल मनी रिसीव्ड। फिर से बोल रहा हूं, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल प्राइस। उस प्राइस में बिक गया। अब एक्चुअल सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल मनी रिसीव, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो बोलो? यस। अभी इस पूरा चीज को लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ चल बैठ। ठीक है, अभी बहुत कुछ बोलना है कैश डिस्काउंट वगैरह को लेके। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, लिखो ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द retailer to the retailer at a fixed percentage on the least price or catalog price, full stop. Allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the least price or catalog price. अगर तुमको मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव, अगर तुम दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड। उस कंफ्यूजन में पढ़ना ही मत। ठीक है? ओके ओके, वेरी गुड।
तो लिखो जनरली गिवन व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, परचेज्ड इन बल्क ब्रैकेट में लार्ज क्वांटिटी। पर मैंने तुम लोग को समझा दिया कि लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकता है, तब भी दे सकता है, या फिर नेगोशिएशन, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेगोशिएशन भी जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। बट तुम लोग लिख सकते हो जनरली गिवन व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, जब तुम बल्क में खरीदोगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा कम कम में उसको सप्लाई करेंगे, ठीक। और ड्यूरिंग सेल्स नेगोशिएशन, और ड्यूरिंग सेल्स नेगोशिएशन, इसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट है, हैशटैग देके लिखो, अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चाहे तुम अपना परचेज या फिर सेल कैश में करो चाहे क्रेडिट में करो, क्रेडिट डिस्काउंट दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। शुभम जो शेरवानी मेरे से खरीद के लेके गया था, क्या पैसा दे के लेके गया था कि पैसा बिना दिए? पैसा बिना दिया माने क्रेडिट पे, और क्या मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया कि नहीं किया? किया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी ये नहीं देखता कि कैश में खरीद रहा है, कि कैश में खरीद रहा है तो देंगे, क्रेडिट में खरीदा तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। तुम नेगोशिएशन स्टेज में ही उसको निपटा दिए थे, ये सब नो, यस। बट एक बात बोलो, कैश डिस्काउंट जब दिया जा रहा था टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट ना, ये सब नो, कैश डिस्काउंट इज टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट। तो जब अर्ली पेमेंट का बात आ रहा है तब तो कैश ट्रांजैक्शन का बात आ रहा है। वो पेमेंट करेगा माने क्या, ट्रांजैक्शन किसमें हो रहा है, क्रेडिट के कैश, कैश। तो कैश डिस्काउंट किया क्रेडिट के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार समझाता हूं, मैं समझाता हूँ, ठीक है, ओके। ध्यान से इस पॉइंट को समझने का कोशिश करो, अभी हम टाइम लगाएंगे। ये अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और इसी का उल्टा में लिखोगे कि कैश डिस्काउंट इज ओनली अलाउड ऑन कैश पेमेंट। इसको पहले समझो इस चीज को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। समझ, ये है अपना लीस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस। कितना है? से फॉर एग्जांपल 2 लाख, कितना? लेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, बोल दिया एट द रेट 10%, तो किसके ऊपर मारोगे? ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2 लाख माने 20,000, हाँ या ना? हाँ। तो 1,80,000 ये बन गया मेरा एक्चुअल सेल्स प्राइस। तो दिस इज द एक्चुअल सेल्स प्राइस, हाँ या ना? हाँ। इस प्राइस में तुम्हारा सेल बुक हुआ, ये नो? यस, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। 1,80,000 एक्चुअल सेल्स प्राइस, ओके। नाउ अब बात किसका उठता है बोलो? कैश डिस्काउंट का। यही पे एक चीज बहुत ध्यान से समझ लो कैश डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। अब पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल इस 1,80,000 को उसने पूरा का पूरा क्रेडिट में दिया है, किसमें? क्या ट्रेड डिस्काउंट तुमसे पूछा कि कैश में हो कि क्रेडिट में हो? नहीं। अगर ये कैश में होता तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता, अगर ये क्रेडिट में होता तो भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब यहां से मैं 2 केस सिनेरियो निकाल रहा हूं, कितना? 2। ये है केस 1 और ये है केस 2। इसको समझ डाले तो बहुत अच्छा बात होगा, ठीक है। पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल ये सेल हुआ था 1,4 को, कितना? 1,5 को ये पूरा का पूरा 1,80,000 का केस 1 में पेमेंट आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं पेमेंट रिसीव्ड फॉर 1,80,000, लिख सकता हूं।
बोलो। पेमेंट रिसीव फॉर 1,80,000। ध्यान से सुन लो, ठीक है, बाद में बनाना इस चीज को। पेमेंट रिसीव फॉर ₹1,80,000 मई का 1 तारीख को, ठीक है। और दूसरा केस में ऐसे बनाऊंगा कि मई का 1 तारीख को ही, कितना, मई का 1 तारीख को ही पेमेंट रिसीव फॉर ₹90,000। कितना, 90,000। और बाकी अभी आया नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रेस्ट विल बी पेड लेटर। क्या बोलो, रेस्ट विल बी पेड लेटर। आएगा ही नहीं कि आएगा, बाद में आएगा, बाद में आएगा, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट तो ऊपर ही निपटा दिए थे बाबू, हाँ या ना, हाँ। अब मई का 1 तारीख को अर्ली पेमेंट अट्रैक्ट करने के लिए या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए तो अभी कौन सा डिस्काउंट दोगे, ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट का दायरा शुरू कहां से होता है, लीस्ट प्राइस से कि एक्चुअल सेल प्राइस से? तो दोनों ही केस में मैं बिठा सकता हूं कि एक्चुअल सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू 1,80,000, और यहां पे भी लिख सकता हूं मैं एक्चुअल सेल्स प्राइस इज, दोनों केस में ही 1,80,000 1,80,000। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो मैं, ये सर नो, यस, वेरी गुड। चलो अब यहां से मैं लेस करूंगा कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट लीस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कैश डिस्काउंट इज डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल सेल्स प्राइस, क्योंकि लीस्ट प्राइस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह हुआ ही नहीं। जो पेमेंट मुझे करना है कैश डिस्काउंट उसी के ऊपर रिसीव होगा। मैं 1,80,000 देने आऊंगा, फिर तुम बोलोगे कि ठीक है 18,000 छोड़ दो, बाकी का पे कर दो मेरे को। 1,80,000 से अगर 18,000 छोड़ देगा तो कितना पे करेगा, 1,62,000। तो यहाँ पे 1,80,000 के ऊपर ना डिपेंड हुआ अमाउंट। अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड हुआ, 1,80,000। 1,80,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट मिला तुमको, बोला 10%। 1,80,000 के ऊपर ही ना डिपेंड किए कि 18,000 का कैश डिस्काउंट देने के लिए कि 10% ऑन एक्चुअल सेल्स प्राइस, ठीक है। ओके, पकड़ लो कैश डिस्काउंट यहाँ पे @10% ही है। कितना बोला, @10% ऑन व्हाट, 1,80,000। ये सब नो, यस। कितना हुआ बोलो, 18,000, ठीक है। तो 18,000 होके कितना हो गया, 1,62,000, हाँ या ना, हाँ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड, एक्चुअल पेमेंट रिसीव। ध्यान से, हाँ, एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, सही जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये हो गया हमारा केस 1, जहां पे कोई दिक्कत नहीं था, पूरा का पूरा पैसा आ गया था, तो हम काम उसका निपटा दिए, ये सुनो, यस। बट अभी हम कहा जा रहे हैं, केस 1 की केस 2। केस 2 बोल रहा है कि मई का 1 तारीख को कितना रुपया रिसीव हुआ है, बोलो 90,000। एक्चुअल सेल्स प्राइस कितना है, 1,80,000। बट इस बार तुमको पेमेंट पूरा का मिल रहा है कि मई का 1 तारीख को सिर्फ 90 का पेमेंट मिला, 90,000 का पेमेंट मिला है सिर्फ और सिर्फ, ये सुन नो, यस। बाकी का पेमेंट मिला, बाकी का पेमेंट तो भैया आया नहीं है अभी भी, ये सब नो, यस। तो इस 1,80,000 में सिर्फ और सिर्फ तुमको पेमेंट कितना का मिला, 90,000 रिसीव्ड, ठीक है, ओके। और बाकी का 90,000 का अभी भी पेमेंट तुमको आया नहीं है, ठीक है। तो 90,000 क्या है तुम्हारा, बोलो, डेटर्स अभी भी तुम्हारा बुक है, ये सब नो, यस। स्टिल डेटर्स, स्टिल लाइंग इन डेटर्स, ये सब नो, यस, सही बात। अब बात आता है, अगर मई का 1 तारीख को तुम मुझे पेमेंट कर रहे हो तो मैं तुमको डिस्काउंट अलाउ करूंगा। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट, ठीक। अब तुम लोग बोलो ये कैश डिस्काउंट मुझे कौन सा फिगर के ऊपर देना चाहिए, 90 के 1,80,000, 1,80,000 के 90, 90, 90। ये जो क्या, यस भाई, ये जो कैश डिस्काउंट तुमको मिलना चाहिए किसके ऊपर मिलना चाहिए, बोलो 90,000। कैश डिस्काउंट इज ओनली गिवन और रिसीव्ड ऑन कैश ट्रांजैक्शन। पिछला बार 1,80,000 पूरा का पूरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव हुआ था, तो कैश डिस्काउंट उसके ऊपर पूरा का पूरा आया था। पर इन दिस केस सिनेरियो कैश मेरा पूरा 1,80,000 नहीं आया, 90 आया। जो अमाउंट मेरा आया ही नहीं उसके ऊपर तुम पहले से ही डिस्काउंट दे दोगे। 1,80,000 के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब है तुम जो अमाउंट अभी तक आया भी नहीं उसके ऊपर भी तुमने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। वो पैसा तुमको मिला ही नहीं, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुमको नहीं पता।
तुमने ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट वाज देयर टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट ना। ये 90,000 अर्ली पेमेंट आ रहा है कि बाद में आएगा, तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट क्यों देंगे? चाहे कैसे भी याद रखना है रखो कि भैया वो तो बाद में आने वाला है, ये तो अर्ली पेमेंट के लिए है, तो क्यों देंगे? ऐसे याद रखना है तो रखो। अगर ऐसे याद रखना है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है, अगर ऐसे याद रखना है तो रखो, कोई बात नहीं है। आया समझ? यस और नो? यस। तो कैश डिस्काउंट is only given on cash transaction, whether received, whether you are receiving cash discount or you are allowing cash discount. डिस्काउंट के केस में whether received or allowed, yes or no? yes. आया समझ? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैश डिस्काउंट का बात करूं और वो एट द रेट 10% है, तो वो 10% किसके ऊपर आएगा बोलो? 1,80,000 के 90,000। 90 का 10% कितना होता है? 9,000। तो लेस करने के बाद कितना आ रहा है? 81,000। ठीक है जी, ये हो गया मेरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और ये अभी भी बाद में मिलेगा। यस और नो? यस। तो इसी की जगह अगर मैं लिख दूं जो मैंने ट्रेड डिस्काउंट में लिखा था, अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्या मैं लिख सकता हूं अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन? क्या मैं इस पॉइंट को समझा पाया? ये पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा जर्नल एंट्री का सम तुम लोग का टिका हुआ रहेगा, इसी वर्किंग के ऊपर। हर डिस्काउंट का सम में ऐसा वर्किंग तुमको करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, दिस वाज आवर बूस्टर। क्या बोला? बूस्टर। ठीक है, अब तुम लोग शांति से इस चीज को लिखो। पहले एक काम करो ना, मैं पहले लिख देता हूँ, ऊपर से ही तो लिखना बाकी है, ऊपर का लिख चुके थे, ऊपर का लिख चुके थे साथ में मेरे। हाँ, तो पहले इस चीज को अच्छा से लिख लो तुम लोग। अच्छा, इतना कुछ पढ़ लिया तो कैश डिस्काउंट का भी डेफिनेशन को भी लिख दो थोड़ा सा। पूरा पढ़ लिया, अब लिख रहे हैं। ठीक है जोगो, देखो अलाउड टू द कस्टमर टू attract early or prompt payment, yes। ठीक है, और बाकी नीचे लिखा हुआ है अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शन, जितना कैश पे करेगा उसके ऊपर हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे। ये सब नो? यस। ठीक है, इसके साथ तक मैंने तो ये बोल ही दिया है कि डिस्काउंट या तो रिसीव्ड होता है या फिर अलाउड होता है। डिस्काउंट अगर अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अगर रिसीव्ड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है। तो इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज कर जाता है तो डेबिट, तो इसीलिए डिस्काउंट अलाउड मेरा डेबिट होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर याद रखने का एक और तरीका है कि डिस्काउंट खुद एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है बोलो? याद है हम लोग पढ़े थे, हाँ, यूके अप्रोच में। ये सब ना बोलो? यस, यूके अप्रोच में इम्पर्सनल अकाउंट का दो हिस्सा होता है, एक है रियल, एक है नॉमिनल। नॉमिनल में देखो ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर। यही तो मैं बोल रहा हूं कि डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है तो इसीलिए क्या है क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है इसीलिए क्या है बोलो डेबिट। अब चाहे कैसे भी इसको याद रखो, याद रखने से मतलब है बस। ठीक है, इस पॉइंट को ऐड कर दो। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हाँ, डिस्काउंट खुद एक नॉमिनल अकाउंट होता है, लिख दो बगल में नॉमिनल अकाउंट, बाकी तो ऊपर लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग का बुक क्या बोल रहा है। ठीक है, ये देखो डिस्काउंट कितना टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है, दिख रहा है ये सब नो? यस। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन कौन सा प्राइस? लिस्टेड प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द लिस्टेड प्राइस एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन द, या तो एक्चुअल सेल प्राइस बोलो या फिर एक्चुअल सेल प्राइस में जो पैसा मिल रहा है उसको बोलो। अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट होगा। अगर पूरा रिसीव कर रहे हो एक्चुअल सेल प्राइस का तो पूरा के ऊपर, अगर उसमें से पार्ट रिसीव कर रहे हो तो पार्ट के ऊपर। सही बात है, वेरी गुड। अब इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटी, कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। ये नो? यस। ठीक है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन। तुम्हारा खरीदारी चाहे कैश का हो चाहे क्रेडिट का। अपने एग्जाम्पल में ही तो क्रेडिट का माल बेचा हुआ है, तभी चल के तो बाद में पेमेंट आ रहा है। ये सुनो बोलो? यस। तुमको जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने तुमको शेरवानी कैश में बेचा कि क्रेडिट? तो अगर डिस्काउंट अलाउड ही नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आता ही नहीं, फिर 2 लाख का ही लिखता है। ये सब नो? यस।
तो ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश और क्रेडिट का कोई वास्ता नहीं है, और कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। चलो ये देखो, नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स अकाउंट्स में कोई जगह नहीं, as it is deducted from the cash memo or invoice of the goods. For example, if a trader sells good of the lease price of 20,000, कितना था लीज प्राइस, कितना था 20,000, मानी कैटलॉग प्राइस कितना था 20,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, तो तुमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मानी क्या 4,000 रुपया छोड़ दिया, 20,000 का 20% कितना होता है 4,000, तो एक्चुअल माल कितना में बिका 16,000। देखो कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल 16,000, बात खत्म। ट्रेड डिस्काउंट आया ही नहीं, ये सन नो, यस क्लियर छे, ये सन नो, यस ठीक। अब नीचे देखो एक लाइन, इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर, हो सकता है कि माल रिटर्न हो गया, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड फ्रॉम द लीस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स। मैंने माल तुमको कितना में बेचा था 16,000, और आज अगर तुम रिटर्न भी आ रहे हो तो भी फिर एंट्री किससे होगा बोलो 16,000। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश में बेच दिया था, तुमने रिटर्न किया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैश टू सेल्स 16,000 हो गया था, अब तुम रिटर्न कर रहे हो, हाँ या ना? सेल्स रिटर्न टू कैश 16,000, मुझे कैश लौटाना पड़ेगा, तो कैश क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न टू कैश 16,000, मैंने क्रेडिट में बेचा था, तो डेटर्स टू सेल्स 16, डेटर्स पूरा माल रिटर्न कर दिया, क्या होगा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स 16। ट्रेड डिस्काउंट कैसे भी नहीं आएगा बुक्स में, ये सब नो, यस क्लियर, हम सम करेंगे, चिंता नहीं है, क्लियर। आओ कैश डिस्काउंट देखो, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग कौन सा पेमेंट, प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, या तो प्रॉम्प्ट माने ऑन डेट पेमेंट, या फिर इन अदर वर्ड्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट विद इन फिक्स पीरियड। सच डिस्काउंट मोटिवेट्स द कस्टमर टू मेक पेमेंट एट द अर्लीएस्ट। तुमको पता है जल्दी जल्दी पेमेंट करेंगे जल्दी जल्दी डिस्काउंट मिलेगा, यस और नो, यस। As this discount is allowed at the time of making payment, so entry for cash discount is recorded along with the entry of payment. Obviously, cash discount का books of accounts में जगह है। अब नीचे बोला क्या देखो, discount is a nominal account and as such it is debited when it is allowed, माने discount allowed होगा तो debit, and credited when it is received, because discount received is income and discount allowed is, बात खत्म, पैसा खत्म। नहीं समझ में आया होगा, एक भी लाइन बाहर गया नहीं, ठीक है, ओके। ये देख लो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, ठीक है, देखो बस एक बार मार्क करा देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट ठीक है फिक्स परसेंटेज ऑन प्रिंटेड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस, और कैश डिस्काउंट क्या बोलो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो एक्चुअल सेल प्राइस के ऊपर कैश डिस्काउंट होता है, अगर पूरा का पूरा पैसा दोगे तब, या फिर जितना पैसा चुकाओगे एक्चुअल सेल प्राइस का उसके ऊपर कैश डिस्काउंट आएगा, सही बात है। It is allowed when goods are purchased in a specified quantity. Trade discount माने bulk quantity. Cash discount is allowed to payment ताकि तुम्हारा क्या हो जाए बोलो prompt payment या फिर early payment। देखो तो payment is made on or before specified date. On हुआ तो prompt, और अगर specified हुआ तो before specified हुआ तो early, ठीक है, ओके। Generally it is allowed to the retailer to enable them to make some profits even if they sell goods at their catalog price। समझो इस बात को, समझो, ठीक है। इसको नीचे पढ़ा देंगे, ठीक है, नीचे है यहीं पे पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट से लिंक करके पढ़ा देते हैं। ये इस चीज को देखो, ये देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आएगा, ठीक है, हो गया, ये एडवांटेजेस में आएगा। देखो एडवांटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है, ट्रेड डिस्काउंट देने का क्या एडवांटेज है बोलो, एक तो सेलर की तरफ से एडवांटेज है और एक बायर की तरफ से है। अरे डिस्काउंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, एक तो जो बेच रहा है और एक जो खरीद रहा है, तो एक तरफ है सेलर एक तरफ है बायर। सेलर के लिए ट्रेड डिस्काउंट का एडवांटेज क्यों क्या है कि उसका माल बल्क में बिकेगा, वो अगर थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा है तो 10 का मिर्चा की जगह 20 का मिर्चा बिक रहा था, ये सब नो, यस। तो ट्रेड डिस्काउंट में सेलर का क्या है नियत कि उसका माल बल्क में बिकेगा, ये सब नो बोलो, यस, हाँ या ना? हाँ, नहीं समझ में आया? देखो होलसेलर का पॉइंट ऑफ व्यू पहले देखो, इट इंक्रीजेस सेल्स बाय एनकरेजिंग द रिटेलर टू मेक बल्क परचेज, माने मेरा बल्क सेल होगा तो उसका क्या होगा बोले बल्क परचेज, ये सब नो, यस। अ चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू फेस कंपटीशन। ट्रेड डिस्काउंट अगर हम देते हैं ना तो कंपटीशन के थोड़ा परे रह सकते हैं, समझ में? बाजार में आलू 40 का बिक रहा है, ठीक, तुमने स्विच पर देखा, तुमने आलू 38 कर दिया, आलू तुम्हारा बगल वाला दुकानदार 40 का बेच रहा है, और वो बोला एक आदमी गया उसके साथ नेगोशिएट करने कि दादा एक कम হবে ना হবে ना नीला नील ना नीला ना नील, ऐसा बोलता है ना, बोलो आपको लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। बगल वाला दुकानदार अपॉर्चुनिटी देखा, वो बोला 38 कर देते हैं, बोले दादा क्या सुन
38। आप 2 kg ले लीजिए, मैं 38 लगा देता हूँ, या फिर 2 kg ले लिए, मैं 36 पर केजी लगा देता हूँ, ये सुनो, यस। या फिर चलिए 1 ही kg लीजिए, 30 का 8, चलिए लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। एक तो बिहेवियर और दूसरा पेमेंट, 2 रुपया मैटर करता है, हाँ या ना? हाँ। तो कंपटीशन फेस किए, ट्रेड डिस्काउंट देके, ये सुन लो, यस। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट हमको कंपटीशन को फेस करने का अगेंस्ट में इफेक्टिव वेपन है, ये सुन लो, यस। फिर डिफरेंट prices can be charged from regular customer and occasional customer simply by altering the rate of trade discount। ट्रेड डिस्काउंट का तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं है क्या? तुमको पता है ये आदमी मेरे दुकान में हर रोज आता है, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट दे दो, ना लिखने का झंझट ना कुछ। एक आदमी तुम्हारे दुकान में हर रोज आता है, दूध का पैकेट लेने, दही का पैकेट लेने, अंडा लेने, ब्रेड लेने आ सकता है। तुम चाहते हो उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना, कौन सा डिस्काउंट दोगे? ट्रेड डिस्काउंट। बुक्स में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दिन उसको क्या किए, बोला कि दादा 10 अंडा लिए ना आप, तो पकड़ लीजिए 100 रुपया हो रहा है, आप 90 दे दीजिए, काम खत्म। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना आएगा? 90। बट उसी के जगह एक इरेगुलर कस्टमर है जो कभी कभार आता है, वो 100 ही लोगे उससे, समझ में आया? और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना घुसेगा? 100। तो देखो, डिफरेंट प्राइजेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ऑकेशनल कस्टमर। इसके वाया ट्रेड डिस्काउंट लिखने का जरूरत नहीं है ना, जितना बेचेंगे उतना ही लिखेंगे। तुम रेगुलर है या ऑकेशनल है? हाँ, नेगोशिएट कहाँ पे हो रहा है? मैं खुद चल के दे रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ। तुम मेरे रेगुलर कस्टमर है तो थोड़ा कम में ले ले, तुम इरेगुलर है तो तुमको जो प्राइस है वही देना पड़ेगा, बात खत्म। ये सब यस, सही है, हाँ या ना? हाँ। चेंज इन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज एन इजी मेथड टू मेक चेंजेस इन द प्राइसेस विदाउट रिप्रिंटिंग कैटलॉग। सही बात है, कैटलॉग में 2 लाख का 2 लाख ही रहा, मैंने कितना में दिया? 1,95,000। तो कैटलॉग रिप्रिंट करवाने का क्या जरूरत है? समझ में आया? मैंने उसको 1,95,000 में दिया, पर अगला जब आ रहा है उसको कितना में दूंगा? 2 लाख। तो मेरा कैटलॉग तो 2 लाख का ही प्रिंट है, मेरे को तो रिप्रिंट करवाने का जरूरत पड़ा नहीं, पड़ा नहीं। 2 लाख के बेसिस पे किसी को 1,95,000, किसी को 2 लाख, किसी को 1,98,000, मैं अपने हिसाब से दे पा रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ। ये किसका एडवांटेज था? जो बेच रहा है उसका, सेलर का। बायर का क्या एडवांटेज है, बोल सकता है कोई? ट्रेड डिस्क, एक सेकंड पकड़ लो। शेरवानी शुभम कितना में खरीदा? 2 लाख। इसका नियत खराब था, इसका नियत शादी का नहीं था, इसका नियत था शेरवानी खरीद के शेरवानी बेचना है, या फिर शादी हुआ नहीं, ठीक है, टूट गया। यस यस यस, मच मोर नहीं, उसी में बेचेंगे। 2 लाख में शुभम मेरे से लेके गया था, इसका शादी नहीं हुआ, शेरवानी का क्या करेगा? दूसरा का शादी में कोई 2 लाख का शेरवानी पहन के तो जाता नहीं है, बोला बेच देते हैं। 2 लाख का इसको 2 लाख में मिला था कि 1,95,000, ये 2 लाख में बेच देगा कैटलॉग प्राइस में, ठीक है? तो कुछ तो प्रॉफिट निकल जाएगा 5,000 रुपीज का, ये और नो, यस। अगर ट्रेड डिस्काउंट रहता है तो इसको भी कैटलॉग रिप्रिंट करवाने का जरूरत नहीं है। इसको पता है कि 5,000 का मेरे को मिला है, तो ये अगर संतुष्ट है 5,000 रुपया से, तो ये 2 लाख में बेच देगा, ये सब नो, यस। तो बीच में इसका क्या हो गया बोलो? 5,000 का प्रॉफिट, ठीक है? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ परचेज, ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ऑफ परचेज रिड्यूस हुआ था, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख से 1,95,000 हुआ था, एंड दस इट इंक्रीजेस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली। अरे बोल ना, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, and it enables the retailer to make some profit even if he sells the good at their catalog price। यही बोला मैंने तुमको, हाँ या ना? हाँ। कैटलॉग प्राइस में भी अगर बेच देता है तो फिर उसको बीच में क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट से तो कॉस्ट प्राइस गिरेगा ही, और डिस्काउंट देता और कॉस्ट गिरता। 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, इसका कॉस्ट कितना हो गया? 1,90,000, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा, सही बात है, हाँ या ना? कोई भी डिस्काउंट से तुम्हारा कॉस्ट गिरता है और प्रॉफिट बढ़ता है, कोई भी डिस्काउंट से तुम्हारा क्या होता है? कॉस्ट और प्रॉफिट। पर ये जब है तब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, पर डिस्काउंट अलाउ होने से प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो डिस्काउंट रिसीव होने से प्रॉफिट बढ़ सकता है, बढ़ सकता है अगर तुम ठीक ठाक प्राइस में बेचो, पर अगर डिस्काउंट अलाउड होने से प्रॉफिट बढ़ता है कि गिरता है? याद रखना इस चीज को, समझ में आया क्या? अब कैश डिस्काउंट का देखो एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट। सेलर के लिए क्या है? सेलर के लिए अर्ली पेमेंट। मेरे को पता है कि स्टिपुलेटेड टाइम माने प्रोजेक्टेड टाइम के अंदर मेरे को मेरा पेमेंट मिल जाएगा अगर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा। सेलर रिसीव्स एन अमाउंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, प्रोजेक्टेड टाइम, जिस टाइम में मिलना था उसको, बिकॉज कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। जिस वक्त कस्टमर पेमेंट करेगा उसी वक्त उसको सिर्फ कैश डिस्काउंट देंगे, बाद में पेमेंट करूंगा कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, ना तो खरीदते वक्त आएगा ना कि बाद में आएगा। समझ में आया क्या? यस और नो? यस, ठीक है, ओके। कैश रिसीव्ड इन टाइम इंप्रूव्स द कैश इनफ्लो। टाइम टू टाइम अगर कैश आता रहा तो तुम्हारा इनफ्लो बढ़ता रहेगा ऑफ द बिजनेस एंड द कैश मे बी पुट टू बेटर यूज। पड़ा हुआ पैसा से मेरे पास पैसा अच्छा है, यस और नो? यस।
द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट मिनिमाइज्ड। बैड डेट माने पैसा मारा जाने का आएगा। बैड डेट का मतलब क्या है? पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट इंक्रीज द मिनिमाइज्ड। Prompt payment reduces the clerical work of maintaining of debtors account and of sending frequent reminder to debtors. प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया तो और मुझे डेटर अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, रिमाइंडर भी भेजने का जरूरत नहीं है, भाई तो मेरा पैसा चाहिए पैसा चाहिए। चलो समझ में आया क्या? ये सब नो, ये किसकी तरफ से देखे बोलो? सेलर की तरफ से। अभी किसकी तरफ से देखेंगे? कोई भी अगर ठीक ठाक टाइम पे पेमेंट करता है ना, उसका क्या पड़ता है पता है? गुडविल। गुडविल तुम अगर ठीक ठाक टाइम से पेमेंट कर दोगे, तुम्हारा मार्केट में क्या बढ़ेगा? रेप्यूटेशन। ये सब ना बोलो। यस ठीक है। देखो, अर्ली पेमेंट एनहांसेस द रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द बायर। ये सब नो। यस। अच्छा, दूसरा बायर का क्या एडवांटेज है? बायर को पता है कि अगर मैं जल्दी जल्दी पेमेंट करूंगा तो मुझे ज्यादा कैश डिस्काउंट मिलने का चांसेस है। तो एक तो अर्ली पेमेंट, कैश डिस्काउंट बायर को ये हेल्प करता है कि उसको बहुत अच्छा अच्छा कैश डिस्काउंट मिलता है। ये सब नो। यस। The earlier the buyer pays, the higher he earns the cash discount. तो जितना जल्दी पेमेंट करेगा उतना तेरे को छूट देंगे। ये समझो। यस ठीक है। A buyer who earns higher cash discount can sell the goods to his customer at lower rates. हाँ, तुम ज्यादा अच्छा पेमेंट किए, तुमको कम प्राइस में मिल गया, अब तुम लोअर रेट में बेच सकता है, या फिर वही रेट में बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, या तो लोअर रेट में बेच सकता है या फिर ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। ये समझो। यस। अभी नहीं समझ में आया? समझ में आया? ये सब नो। यस। तो डिस्काउंट रिलेटेड हम लोग क्या देखे? बच्चा लोग बोलो कि डिस्काउंट भैया या तो रिसीव्ड होता है या फिर अलाउड। रिसीव्ड माने इनकम, अलाउड माने रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज होता है, अलाउड एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। रिसीव्ड इनकम है तो जब जब इनकम आता है क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो जब जब आता है आया समझ? ये सब नो। यस। यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। या तो ट्रेड डिस्काउंट होता है या फिर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल जो डिस्काउंट तुम अलाउ करते हो उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ द नेगोशिएशन और द बल्क परचेज। ये सब नो। यस। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है? बिल्कुल नहीं आता। कैश डिस्काउंट इज देयर टू अट्रैक्ट अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। अर्ली पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है? हाँ। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उतना अमाउंट के ऊपर दिया जाता है जिसका जितना क्या आ रहा है? पेमेंट। जितना का पेमेंट वो कर रहा है, या फिर तुम भी अगर पेमेंट करने जा रहे हो, जितना पेमेंट करोगे उतना के ऊपर ही तुमको क्या मिलेगा? उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? जो अमाउंट बाद में चुकाओगे उसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं है। जब चुकाओगे तब देखेंगे कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1,80,000 देने का बात था, तुम अभी 90 दे रहे हो, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली 90। और बाकी 90 के ऊपर जब दोगे तब देखा जाएगा, तब देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे मेरे को अभी नहीं पता। फिलहाल कितना के ऊपर देंगे? 90। इसके साथ एक टॉपिक तुम लोगों के साथ और आएगा, क्या बोलो? रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट मोटा मोटी सेम ही कॉन्सेप्ट है, पता है, पर थोड़ा क्योंकि तुम लोग को यहाँ पे अलग से बोला है, मैं बोल देता हूँ। जैसा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या था बोलो तो? बल्क परचेस करने के लिए। रिबेट यहाँ पे बोल रहा है कि रिबेट थोड़ा ना इंफीरियर क्वालिटी गुड्स अगर तुम बाहर निकाल देना चाहते हो तब रिबेट। जैसे कि सेल होता है ना, सेल सेल्स होता है ना, सेल्स आता है, सेल्स ठीक है। ओल्ड स्टॉक्स को खाली करने के लिए सेल्स आता है, ठीक है, उसको यहाँ पे बोल रहा है, नाम दे रहा है रिबेट का। सेम ही है डिस्काउंट। अगर रिबेट दे रहे हो तो एक्सपेंस, अगर मिल रहा है तो बात खत्म। अगर दे रहे हो तो, अगर मिल रहा है तो रिबेट रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट, रिबेट अलाउड एक्सपेंस। सेम ही बात है, बस डिस्काउंट और रिबेट तुम लोग एक ही चीज याद रखना, बात एक ही है। रिबेट इज देयर टू क्या बोलो? स्टॉक क्लियरेंस। एंड डिस्काउंट इज देयर, ट्रेड डिस्काउंट फॉर बल्क परचेज एंड कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। It is also a reduction in the value of goods. क्या बोलो? Rebate. Goods sold allowed by the seller. It is allowed for the reason other than for which trade discount or cash discount is allowed. Cash discount और trade discount जिस कारण से दे रहे हो, rebate उस कारण से नहीं होता। For example, rebate is usually allowed for inferior quality goods sold or goods being not as per specification. माने थोड़ा क्वालिटी गिर चुका है तो क्या दे रहे हैं बोलो? Rebate. But cash discount is there to prompt or early payment, और trade discount is there to for बल्क परचेज और बल्क सेल। ये सब ना और नेगोशिएशन। हाँ या ना? हाँ ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूजुअली नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर रिबेट बिकॉज इट रिड्यूसेस द सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। ये सब नो। यस समझ में आया? रिबेट भी क्या है बोलो? ट्रेड डिस्काउंट जैसा ही तो है। रिबेट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इंफीरियर क्वालिटी गुड्स तो प्राइस तय हो गया, 80 में बिक रहा था, ठीक है, बाजार में जाके देखा तुम्हारा क्वालिटी आलू का ठीक नहीं है,
तुम बोले ठीक है बाबू चलो 40 पर सेटल कर देते हैं, ये क्या डिबेट? इंफीरियर क्वालिटी गुड सेल ऑलरेडी मैट, अल्टीमेटली क्या है? डिस्काउंट। तो बुक्स अकाउंट पे कितना देखो, 80 के 40, 40। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। हाउएवर इफ रिबेट इज अलाउड आफ्टर द एंट्री ऑफ सेल, माने सेम, तब रिबेट का नेचर बन जाता है कैश डिस्काउंट का। एट द टाइम ऑफ सेल अगर रिबेट मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट, और आफ्टर सेल, सेल बुक कर चुके थे, अब तुम जो दे रहे हो वो तुम बोल रहे हो रिबेट, अब तो तुमको रिबेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से लाना पड़ेगा। एक बार अगर तुमने एंट्री मार दिया 80 से, और उसके बाद तुम जो दे रहे हो उसको तुम रिबेट बोल रहे हो, अब तो तुमको रिबेट को बुक्स अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब रिबेट का नेचर क्या बन जाएगा? कैश डिस्काउंट का। बिफोर दैट सेल रिबेट का नेचर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर सेल रिबेट का नेचर क्या है? मान दिया, ठीक है। बोल रहा है सेलर विल पास द फॉलोइंग एंट्री, रिबेट अलाउड, ठीक है। ओके, कब एंट्री कब पास करोगे? जब एट द टाइम ऑफ सेल था कि सेल बुक करने के बाद? सेल बुक करने के बाद। सेल बुक करने से पहले अगर होता तो ट्रेड डिस्काउंट होता नेचर में, सेल बुक करने के बाद अगर हो रहा है तो बात खत्म। रिबेट अलाउ करोगे तो डेबिट होगा, रिबेट अलाउड टू परचेज है, रिबेट अगर तुमको मिल जाए तो सेलर टू रिबेट रिसीव। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। मिला तो क्रेडिट, दिए तो डेबिट। नॉर्मली हम लोग रिबेट को ट्रेड डिस्काउंट जैसा ट्रीट करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आता नहीं है। और अगर सेल बुक करने के बाद हो रहा है तो रिबेट रिसीव्ड होगा क्रेडिट, और रिबेट अलाउड होगा, बात खत्म, पैसा खत्म। समझ में आया? दैट कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन द टॉपिक डिस्काउंट। अभी मैंने इसके ऊपर बूस्टर नहीं करवाया, और फिर भी मैंने एक बूस्टर करवा दिया तुम लोग को, ये सब नो? यस।